प्राइस कंपटीशन के हिसाब से मेरे लिए इंडिया बहुत बेहतर है। ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए भी और अप्लाई करने के लिए। इंडिया मेडिसिन में बहुत ज़्यादा आगे है, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा आगे है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। आज हमारे साथ मोहम्मद आदिल खान मौजूद हैं, जिनसे हमने डिस्कस किया है फ्रेट फॉरवर्डिंग का। लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन रहती है CBM क्या होता है, यानी कि 3PL क्या होता है, फ्रेट फॉरवर्डिंग क्या होता है, 3PL की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें हमने आज इनसे डिस्कस की है। ख़ास तौर पे ये वीडियोस उन लोगों के लिए भी हैं जो नए नए ई-कॉमर्स में आ रहे हैं। चले आइए मिलते हैं और ये सारी चीज़ें इनके साथ डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल भाई कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। अच्छा, एक सवाल मेरा सबसे पहले आपसे यही है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग और ये 3PL में क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर? Freight forwarding is a vast industry, and 3PL just a organizational chart, such as a freight forwarder take the whole responsibility of the cargo, and a 3PL just take the advantage of compulsory of the goods, such as कि मैं इसको ऐसे नॉर्मलाइज कर सकता हूँ फ्रेट फॉरवर्डिंग को कि अगर कोई फ्रेट फॉरवर्डर है तो वो होल्ड करता है तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किन किन चीज़ों पर? पहली चीज़ है कि आप स्टार्ट करते हैं सेलर से, कि आपका जो सेलर है वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या ऐसी प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज क्या है, आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। मतलब आप मैन्युफैक्चरर से शुरू करते हैं और एंड यूज़र तक लेके जाते हैं उस प्रोडक्ट को। अब वो जो एंड यूज़र प्रोडक्ट है उस तक पहुंचाने में हमें डिफरेंट जो साइकिल्स है उसको लेकर चलना है, और 3PL में हमें सारे साइकिल्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं करना है। अब प्रोसीजर के हवाले से बात करते हैं तो प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है। एक फ्रेट फॉरवर्डर जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को होल्ड कर रहा होता है, प्रोडक्शन की चीज़ों को समझ रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उनसे बात कर रहा होता है, सच एज शिपिंग लाइंस हैं उनको देख रहा होता है, ट्रांसपोर्टर्स को हायर कर रहा होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम क्रिटिकल जो चीज़ें होती हैं उन्हें ज़रूर साथ लेके चल रहा होता है। क्योंकि आज का जो टाइम है उसमें जितना भी कंज्यूमर है वो कहता है मेरी जो टाइम फ्रेम है उसमें मेरी प्रोडक्शन भी इफ़ेक्ट कर सकती है, मेरे ऑर्डर्स भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो फॉरवर्डर टेक द एडवांटेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो ये जो आप आखिरी में बात बता रहे हैं तो लॉजिस्टिक में नहीं आता, फिर लॉजिस्टिक में फ्रेट फॉरवर्डिंग में कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी? नहीं होगी। तो फिर लॉजिस्टिक क्या होगा फिर? लॉजिस्टिक तो इनलैंड लॉजिस्टिक की बात कर रहे हो। हाँ, तो वो यहाँ से जब मैन्युफैक्चरिंग से लेके वो एंड तक पहुँचाता है तो ये पूरा लॉजिस्टिक में आ जाता है ना। फ्रेट फॉरवर्डर का तो काम होता है एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुँचाना है। अब इसमें डिफरेंट प्रोसेस भी हैं ना, डिफरेंट प्रोसीजर्स भी हैं। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन तो दोनों रीजन्स पर चल रहा है, सप्लायर साइड पे भी चल रहा है और बायर साइड पे भी चल रहा है। जो बायर साइड का लैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, किसी ट्रकर कंपनी को हायर कर लेते हैं या रोल रेट ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ चले जाते हैं ना उसमें। इसमें भी कोई फ्रेट फॉरवर्डिंग में भी कोई टाइप्स होती हैं, कुछ जिस तरह कोई सीन होता है कि इसमें फ्रेट फॉरवर्डिंग की 2 से 3 टाइप्स हों, कुछ है कोई इस तरह का सीन? नहीं, फ्रेट फॉरवर्डिंग जस्ट अ सिंपल फ्रेट फॉरवर्डिंग। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आती है, जो 3PLs वाले होते हैं वो शायद कभी कभार फ्रेट फॉरवर्डिंग देते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट पार्ट होते हैं, राइट? मतलब फ्रेट फॉरवर्डिंग एक डिफरेंट पार्ट है और 3PL एक डिफरेंट। 3PL इज़ अ डिफरेंट जॉब। लेकिन समटाइम कुछ कन्फ्यूजन इस वजह से होती है कि 3PL वाले ही फ्रेट फॉरवर्डिंग भी दे रहे होते हैं या फ्रेट फॉरवर्डर 3PL दे रहा होता है, इस वजह से ही पार्ट बिल्कुल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाता बिल्कुल है। ऐसा ही है। मॉडर्न एरा है तो लोग समझना चाहते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर की मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसको हमने मॉडरेट कर दी है 3PL में। काम आपका वही है, चीज़ें सारी उसी पैटर्न पे वर्क कर रही हैं। मामला ये है कि हमने एक विंडो ओपन कर दिया 3PL का। फ्रेट फॉरवर्डर पहले भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। अब इन्होंने जो कैटेगराइजेशन कर दी है वो ऐसे कर दी है कि पहले फ्रेट फॉरवर्डर को सिर्फ हायर किया जाता था या उनकी कंसल्टेंसी ली जाती थी कि आप वन विंडो टू अनदर विंडो जो है वो गुड्स ले जाइए। प्रोसीजर सारे वही हैं, चीज़ें सारी वही हैं, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? इम्पैक्ट ये आ रहा है कि आपने फ्रेट फॉरवर्डिंग को डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। मतलब एक फ्रेट फॉरवर्डर को एक साइड पे खड़ा कर दिया और 3PL वाले को एक साइड पे खड़ा कर दिया। अब आप चाहते हैं कि जो सर्विसेज आप लेना चाहते हैं वो 3PL से ले लीजिए, और जो फ्रेट फॉरवर्डर है वो फ्रेट फॉरवर्डर सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करे। अच्छा, थोड़ी सी हिस्ट्री बताएं तो ताकि आराम से समझ में आए कि फ्रेट फॉरवर्डिंग की हिस्ट्री क्या है टू 3PL। जैसे भी आपने बताया कि ये डिफरेंट एरिया, ये डिफरेंट, थोड़ा सा अगर आप हिस्टोरिकल डेटा बताएं कि जैसे अभी तो कोविड के बाद बिल्कुल ही चेंज हो गया है।
एग्जैक्टली। इससे पहले क्या था, अब क्या है? देखिए अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग की, तो फ्रेट फॉरवर्डिंग जो है 18th सेंचुरी से जो है वो इसकी हिस्ट्री बन जाती है। फ्रेट फॉरवर्डिंग जब हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स आए थे, डिफरेंट नेशंस आई थी, सच एज ब्रिटिश आए थे, तो अपने साथ कुछ टेक्नोलॉजी भी लेकर आए थे। अब उसमें टेक्नोलॉजी क्या थी कि उस मेन स्ट्रीम टाइम पर उन्होंने कुछ चीज़ें डेवलप कर ली थी जो हमारे पास एशियंस के पास नहीं थी। जैसे रेल ट्रैक्स उन्होंने बना कर दे दिए, तो अभी तक चल रहे हैं। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास सड़कें आज तक, उसका क्राइटेरिया आप समझ सकते हैं किस तरीके का है। जो रोड मैप वो बना के गए, उससे ऊपर हम जा नहीं सके। ठीक है, जो हमारे पास था रोड रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन की साइड पर, हमने शायद उसको भी लॉस कर दिया। पहले हमारे यहाँ कुछ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन हुआ करती थी। उन डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन में होता ये था कि हम बाय सी तक लेकर आते थे, फिर वहाँ से रेल ट्रांसपोर्ट होता था कार्गो। अब वो एक जो सेग्रीगेशन है वो कर दिया गया है कि अब हमें बाय रोड ही यूज़ करना है। इवन अगर आप उसको कॉस्ट देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड यूज़ करेंगे तो हमारे पास रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बेहतरीन सोल्यूशन है, लेकिन हम उसको नहीं कर पा रहे। वजह हमारा एक पैटर्न सेट नहीं है। और यही 18 सेंचुरीज़ में जब वो आए थे तो उन्होंने एक पूरा पैटर्न फॉलो किया था कि हमें कोई प्रोडक्ट लेकर आना है, किसी चीज़ को एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन पे लेके जाना है, तो उसके लिए हमें क्या तरीक़ाकार अप्लाई करना होगा। तो पैटर्न वो सेट कर गए, लेकिन उस पैटर्न को हमने फॉलो नहीं किया। सिंपल। इसकी वजह से हमें कॉस्ट हाई पड़ती है, राइट? कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होते हैं। और उसका बड़ा रीज़न ये है कि देखें, अगर हम बायसी कोई भी प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो बायसी प्रोडक्ट में हमें फैसिलिटेशन होती है कि ये कार्गो जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और कॉस्ट इफेक्टिव होने के साथ ट्रांजिट टाइम थोड़ा सा होगा इसमें। मोस्ट लाइकली अगर मेरा कोई कार्गो, कोई मेरा कस्टमर है और मुझसे चाहता है कि मैं कोई एक राउट डेवलप करूं, शंघाई समझ लीजिए, मोस्टली पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट बेस्ड कंपनी है, इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, तो अभी हम सिर्फ सिमिलरिटीज़ नहीं रखेंगे, हम प्रूफ पर बात कर लेते हैं। हमारा जो इम्पोर्ट ओरिएंटेड सिलसिला है ये एक टाइम फ्रेम तक हमारे साथ रहा है। इसकी वजह से हम इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन चुके हैं। 80% ऑफ द कार्गो हमारा बिलोंग करता है चाइना से। अब चाइना की वो पोर्ट्स जो सी पोर्ट्स कहलाती हैं मोस्ट लाइकली, तो उसमें हम 3 कैटेगरीज रखते हैं जहाँ से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं। इंडस्ट्री के हवाले से हम देखते हैं तो मशीनरीज आ रही हैं, और हमारे पास गुड्स डिक्लेरेशन वाली चीज़ें भी आ रही हैं, और कुछ नॉन डिक्लेयर गुड्स वाली चीज़ें भी आ रही हैं। ठीक है, अब एक मेरा कस्टमर है, वो मुझसे चाहता है कोई प्रोडक्ट वहाँ से मंगवा लें, तो वो पहली चीज़ पूछते हैं कि मुझे चीपर वे बताइए कि क्या होगा। अच्छा, चीपर वे क्या है? चीपर वे ये है कि बायसी उनका कार्गो आ जाए और फास्टेस्ट आ जाए। दोनों ऑप्शंस कैसे मिल सकते हैं? सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक कंसल्टेंसी जो होती है वो इम्पेक्ट करती है इंडस्ट्री में, कि अगर मेरे पास कोई ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है तो मैं उसको मैनेज कैसे करूँगा। एक वेसल मेरे पास निकलता है शंघाई से और वो डायरेक्ट आ जाता है कराची सी पोर्ट तक, तो उस पर मेरी जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी। अभी का जो टैरिफ है पाकिस्तान के मामलात को देखते हुए, तो $1200 का एक टैरिफ मेरे पास अवेलेबल है जो डायरेक्ट शंघाई टू कराची आ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक तरीक़ाकार होता है चीज़ों को समझने का। कस्टमर चाहते हैं कि उनकी लो कॉस्ट प्राइस हो और फास्टेस्ट ट्रांजिट टाइम हो। दोनों चीज़ें आपको सेम टाइम नहीं मिल सकती। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? हमें नेगोशिएशंस करनी होती हैं शिपिंग लाइंस के साथ। शिपिंग लाइन को नेगोशिएट करते हैं इन चीज़ों पर कि मैं अपना वॉल्यूम आपसे इंक्रीज़ करता हूँ। मुझे एक कंटेनर के लिए वो $1200 नहीं देगा, वो मुझे शायद 200 कंटेनर्स के लिए $1200 दे देगा। तो एग्जैक्टली मेरा जो काम है, मेरी जो कंसल्टेंसी है, वो बेस करती है नंबर ऑफ़ यूनिट्स पर कि मेरे पास काम कितना है और मेरे पास कस्टमर्स कितने हैं। तो बेसिकली वेरिएशन आता है मेरे रेट्स पर वहाँ जहाँ पर मेरा कस्टमर अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो हासिल कर सकता है। अगर मेरे पास एक ही कंटेनर है तो एक कंटेनर को शायद शिपिंग लाइन नेगोशिएट नहीं करेगी। अच्छा, फिर ब्रोकेज भी आता है, ब्रोकर्स आते हैं, ब्रोकरेजेस आते हैं, और ये फ्रेट फॉरवर्ड, इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है सर, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट लेकर चल रहा हूँ, मतलब एक गुड्स एक पॉइंट से ले रहा हूँ, ओरिजिन से लेकर आता हूँ और डेस्टिनेशन तक लेकर आ जाता हूँ, तो इसमें मेरा जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई है। मतलब मैंने अपना जो कार्गो बुक किया है वो किया है चाइना से किसी एक डायरेक्ट कैरियर के साथ।
अब वो डायरेक्ट कैरियर किसी सप्लायर को नहीं सुनेगा और किसी कस्टमर को नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं उसके लिए बुकिंग एजेंट हूँ। अच्छा, ये बुकिंग एजेंट का जो वर्ड है ये बड़ा अजीब सा है। लोग इसको बुकिंग एजेंट कहते हैं, जबकि ये प्योरली कंसल्टेंट है। आपकी जो गुड्स है उसके हवाले से आपको बताता है, उसको समझता है, उसकी जो चीज़ें हैं उसको मतलब मोटिवेशनल वे में लेके जाता है कि कहीं आपको प्राइस कम लग रहा है, कहीं पर आपको किसी दूसरी चीज़ से इम्पैक्ट आना है, तो उसको कवर करेगा। किन चीज़ों को कवर कर सकते हैं? अगर मेरे पास एक फ्रेट अच्छा आ गया और उसके बाद ट्रांजिट टाइम उस पर ज़्यादा है, तो मेरे कस्टमर के लिए वो मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। तो बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि मुझे 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़ कि उसे प्लान करना है वेरी फास्टेस्ट और वेरी सिक्योर। होता है कि छोटे जो वेसल्स हैं वो तो आ जाते हैं और उन पे कार्गो भी लोड हो जाता है, लेकिन आपकी जो इंडस्ट्री है वो थोड़ी लूप होल्स से भरी हुई है। अब एक्सीडेंशल्स जो चीज़ें होती हैं वो भी पॉसिबिलिटीज़ में आ जाती हैं हमारे पास। एक चीज़ ये है कि हमारा जितना भी कार्गो है वो इफ़ेक्ट करता है हमारी चीज़ों पर। किन चीज़ों पर? पहली चीज़ है हमारी प्रोफेशनलिज्म। अगर कोई प्रोफेशनल आपके साथ फ्रेट फॉरवर्डर के तौर पे काम कर रहा है, तो पहले वो प्रोडक्ट की नॉलेज रखेगा। मैं अगर किसी प्रोडक्ट की नॉलेज रखूँगा तो मैं उसकी हैंडलिंग के हवाले से भी समझूंगा, प्रिकॉशंस को भी समझूंगा, प्राइस को भी समझूंगा, और मेरा जो कस्टमर है उसकी सेटिस्फेक्शन को भी समझूंगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई जनरल गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ चाइना से, तो चाइना से मेरा कार्गो 14 डेज़ में आ जाता है। आने के बाद मुझे यहाँ जो डिलीवरी देनी है विद इन टाइम देनी है। विद इन टाइम का मतलब ये है कि मुझे जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो क्या करना है, वो रिमूव करना है। उसमें क्या हो सकते हैं? पहला एक्सपेंस होता है आपका डिटेंशन, दूसरा होता है आपका डैमरेज। डिटेंशन जो है ये शिपिंग लाइन हमसे चार्ज करती हैं। सही। 7 डेज़ फ्री हैं, कस्टमर हैप्पी है कि जनाब मुझे 7 डेज़ फ्री मिले हुए हैं, जो मैंने आपको एक प्राइस दिया था उसमें 7 डेज़ फ्री हैं। अब मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ ये है कि मैं उन्हें 21 डेज़ फ्री तक लेके जाऊंगा। उसका रीज़न, मेरे पास कस्टम्स जो है उसकी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, मुझे ट्रांसपोर्टेशन भी अरेंज करना है, मुझे वेयर हाउसिंग भी करनी है, मुझे जो फ्री एम्प्टी कंटेनर है वो भी यार्ड तक पहुंचाना है। तो बेसिकली मुझे मेरी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से टाइम मैनेज करते हुए चीज़ों को प्रोसीड करना है। पहली चीज़ ये कि जब गुड्स आ गया है तो उसके आने से पहले मुझे ये प्री अरेंजमेंट्स करनी है। अगर मैं प्री अरेंजमेंट नहीं कर सकता तो मेरा कस्टमर मेरे साथ हैप्पी नहीं रह सकता, और जब मेरा कस्टमर मेरे साथ हैप्पी नहीं है तो मेरा बिज़नेस हैप्पी नहीं है। तो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर माई कस्टमर हैप्पीनेस। अगर मैं 21 डेज़ फ्री दे रहा हूँ तो इसमें उनको स्टोरेज भी नहीं लग रहा, डिटेंशन भी नहीं लग रहा। अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करेंगे तो उनका मटेरियल या प्रोडक्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा, इसमें काफ़ी आपने अच्छी चीज़ें तरीके से एक्सप्लेन किए, लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ब्रोकेज का मुझे अभी भी समझ में आया, वो इसमें क्या, उसका क्या इसमें इम्पैक्ट पड़ता है? कस्टम ब्रोकेज देखें बिल्कुल एक डिफरेंट एरिया है। फ्रेट फॉरवर्डिंग उसको अपने सर्कल में नहीं लेता, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट जोन इसलिए है कि जब हम कस्टम की तरफ जाते हैं तो उसमें डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आपका जो प्रोडक्ट है ना वो बेस्ड करता है कुछ चीज़ों पर। पहली चीज़ ये कि कोई जर्नल कमोडिटी आ रही है तो उसमें एचएस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। एचएस कोड आपकी प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन पास आउट करता है कस्टम को कि सर इस पर क्या ड्यूटी अप्लाई होगी, और कस्टम में हमारे डिफरेंट एसआरओज़ होते हैं। अब उस एसआरओज़ पे हमारी ड्यूटी क्या होती है, अप्लाई कर रही होती है। एक जर्नल डिस्कशन कर लेते हैं, कोई मोटर व्हीकल है, 3 इयर्स प्लान पे आप लेकर आ रहे हैं, अलाउ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की साइड से कि 3 इयर्स यूज्ड व्हीकल आप ला सकते हैं। उसका जो प्रोडक्ट है, जो भी आप इंपोर्ट कर रहे हैं, वो कितने सीसी का है, जितना सीसी है उस पर उतनी ही ड्यूटी अप्लाई होगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई प्रोडक्ट मेरे पास हैज़र्डस आ गया है, डेंजरस गुड, तो उसको मेरी हैंडलिंग कैसे करनी है और उस पर मुझे क्या ड्यूटी अप्लाई करनी है, ये काम है कस्टम का। उसके लिए कस्टम ब्रोकेज की एक्सपर्टीज़ होती हैं। अच्छा आदिल भाई, मुझे एक बात बताएं कि ये जो कंसोलिडेशन होता है ये इसका क्या मतलब होता है, इसकी क्या सर्विसेज? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लोग इस हवाले से नहीं समझ पाते अक्सर। उन्हें सिर्फ इस चीज़ की नॉलेज होती है कि जनाब मैंने कार्गो दे दिया और मेरा कार्गो जो है आप लेकर आ जाइए। अब आपका जो कार्गो है वो किस फ्रेम का कार्गो है,
आपका कार्गो अगर 1 CBM का है तो क्या मैं 1 CBM के कार्गो को कंटेनर में प्लेस आउट करके ला सकता हूँ, लोड करके ला सकता हूँ? इम्पॉसिबल। हो सकता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा कि 1 CBM का कार्गो मैं किसी कंटेनर में ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक ले आऊँ। बेस्ट ये होता है कि हम डिफरेंट कमोडिटीज़ को एक सिंगल कंटेनर में कंसोलिडेट कर किसी भी पॉइंट से, ओरिजिन से डेस्टिनेशन पॉइंट तक लेकर आएँ। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम जितना भी प्रोडक्ट होता है उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए। जर्नल गुड्स के साथ हम जर्नल गुड्स ही मूव कर सकते हैं, किसी जर्नल गुड्स के साथ हम डेंजरस गुड्स जो हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं। और सेकंड ये कि लिक्विड कार्गो जो है ये भी हमें देखना पड़ता है कि इसकी पैकिंग के हवाले से हमें कितनी प्रिकॉशंस रखनी है। कोई भी एक विंडो जिसमें हमें कोई काम करना है, कोई चीज़ करनी है, तो उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी स्टफिंग वो हमें लाजमी टेक्निकल होती है कि ये टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल तरीके से होगी। सही। अगर कोई ड्राइज कार्गो है तो मैं पहले स्टफिंग स्टार्ट में करूँगा। जो लिक्विड कार्गो है उसको वेंटिलेट होने के लिए डोर साइड पर रखूँगा। सही। क्यों? उसका रीज़न ये है कि मेरा जो कार्गो है लिक्विड फॉर्म, अगर वो इनिशियल स्टफ हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द कार्गो जो है वो फिर डेंजर जोन में है मेरा। बेस्ट ये है कि मैं उसे स्टफिंग के टाइम पर, टेक्निकल स्टफिंग कहलाती है, कि मैं इस कार्गो को जो लिक्विड हो या नॉर्मल हैज़र्डस भी आती हैं कुछ प्रोडक्ट, जैसे कॉस्मेटिक है आपका, नॉर्मल हैज़र्डस होता है। अब लोग समझते हैं कि ये फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन हाईली फ्लेमेबल कार्गो होता है। और फ्लेमेबल कैसे होता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं वो एग्जैक्टली फ्लेमेबल होती हैं, गेट फ्लेम हो जाता है उससे। या कोई आपका केमिकल फॉर्म है जहाँ जिस जगह पर कंटेनर मेरा प्लेस हुआ है वहाँ पर उस रीजन, उस एरिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट रखा हुआ है जिससे रेजेस जो हैं उस दूसरे कार्गो को इफ़ेक्ट कर रही हैं और हमारी जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको प्रोवोक कर रही हैं कि वो बर्न आउट हो जाए, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक कंसोलिडेशन वाली चीज़ अक्सर आती है कि सर मेरा तो 1 CBM कार्गो है, आप मुझे एक काम करें, फ्री में जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिए। फ्री इंडस्ट्री है नहीं। फ्री इंडस्ट्री ऐसे नहीं है कि आप अगर एक जगह पर प्राइसिंग की कॉस्ट ज़ीरो चाह रहे हैं तो आपका जो ओरिजिन साइड है वो बड़ा इम्पैक्ट करेगा। आपका जो सप्लायर है वो एक हाई कॉस्ट पे ऑफ करना शुरू कर देगा। और वो क्यों शुरू कर देगा कि कहीं ना कहीं से तो आपको कॉस्ट कवर करनी है। LCL कंसोलिडेशन में ये होता है कि जितने भी अभी तक कंसोलिडेटर हैं वो अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी एक फॉर्मेट सेट नहीं हुआ। कोई शंघाई से देता है जनाब ज़ीरो फ्रेट ले लीजिए, कोई दूसरा कार्गो आता है तो वो कहते हैं जनाब माइनस ले लीजिए। ये माइनस और ज़ीरो जो हैं ये फ्रेट इंडस्ट्री का स्कोप नहीं है। अगर मैं कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो उस पर जो कॉस्ट आएगी एग्जैक्टली मुझे पेएबल है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं ज़ीरो पे काम करूँगा तो ये कॉस्ट कहाँ से कवर होनी है। अच्छा, कॉस्ट कवर करने के लिए फिर ये तरीक़ाकार है कि एक पॉकेट बनाई जाएगी जिसे डीप पॉकेट कहते हैं। उस डीप पॉकेट से वो रिकवरी की जाएगी। उस डीप पॉकेट को या तो शिफ्ट किया जाएगा सेलर की साइड पर या फिर एंड कंज्यूमर की साइड पर। 2 एग्जांपल दे देता हूँ। पहली एग्जांपल ये है कि एक कस्टमर है मेरा, वो चाहता है कि ज़ीरो फ्रेट पे काम हो जाए। सही। और वो जितनी भी प्रोडक्ट हैं, जो भी इनका प्रोडक्ट है, 1 CBM का है, 2 CBM का है, वो चाहते हैं कि वो CNF कार्गो बुक कर लिया जाए। कार्गो बुक हो जाता है, बुकिंग्स आ जाती हैं। मेरा क्लाइंट बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि उसने ज़ीरो फ्रेट पे कार्गो बुक कर लिया। मुझे भी खुशी होनी चाहिए एग्जैक्टली कि ये इंडस्ट्री है, उसको फ्री में मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड अप्लाई करूँगा तो मज़े की बात है कि कुछ पे नहीं करना पड़ रहा और आपका जो गुड्स है वो किसी भी रीजन से आ रहा है और ज़ीरो कॉस्ट में आ रहा है। ज़ीरो कॉस्ट को फिर वो चेंज कर दिया जाता है कॉस्ट इफेक्टिव मेथड पे। आपको जो डिफरेंट हेड्स हैं उसमें चार्ज किया जाता है और जो आपने एग्जैक्ट पे करना होता है उसका ट्राइस आप पे करते हैं। तो वो जो ज़ीरो फ्रेट होता है वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। अच्छा आदिल भाई, एक बात बताएं कि हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए या डिफरेंस बिटवीन, पहले तो समझाएं कि एयर की बात करते हैं बाय एयर, बाय एक रेल की भी बात बोले, ट्रेन की कर लेते हैं, एक हम बाय शिप कर लेते हैं और कोई और तरीका रोड भी आजकल चलता है। इनको थोड़ा सा कैटेगराइज करके बताएंगे। हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यार हमें क्या अच्छा लगेगा। कोई आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल लेके तीनों को समझाने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस तरह से जाएंगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, इस तरह से जाएंगे जैसे छोटा आइटम ले, बड़ा आइटम ले, ताकि तू आराम से समझ में आए कि कभी कभार कंफ्यूज होता है कि हम एक चीज़ को बाय एयर भी तो बेच सकते हैं। आपके सवाल के लिए मैं पहले तो थैंक यू कहूँगा आपका। क्या आपने ये भी बहुत ज़बरदस्त जो क्वेश्चन है
वो लिया है। और इसको समझने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि मुझे प्रोडक्ट कितना जल्दी चाहिए, बस। पहला बाय एयर, तो बाय एयर प्रोडक्ट मेरा बहुत जल्दी मिल जाएगा, मुझे विद इन 1 to 2 days मुझे मिल जाएगा। लेकिन इसमें मुझे कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी है। सही। पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मुझे इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी है। सेकंड ऑप्शन आता है मेरा बाय सी का। सी में ये है कि मुझे कॉस्ट कम पे करनी है, लेकिन ट्रांजिट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है। सही। एक प्रोडक्ट मेरे पास 3 से 4 दिन में पहुंच रहा है बाय एयर, वही प्रोडक्ट मेरे पास 14 days में आ रहा है। तो मुझे थोड़ा सा पैशनेट होना पड़ेगा चीज़ों के साथ सही। फॉर बाय एयर। अच्छा, रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारे पास इतना ज़्यादा स्कोपिक नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने इस इंडस्ट्री को डेवलप ही नहीं किया। सही। अगर हम ये हमारा रेल सेक्शन ओपन कर लेते हैं और अपना जो कार्गो है, जिस पैटर्न पे अभी तक चली है कार्गो इंडस्ट्री, उसको थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमारे मुल्क का जो 60 to 65% कार्गो है वो अप कंट्री का है। अप कंट्री के लिए हमें बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन लेनी पड़ती है। सही। अगर हम यही अपना जो गुड्स है इसको बाय रोड से बाय रेल पर ट्रांसफ़र कर दें तो हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। पहली चीज़, रिवाइवल हो जाएगा हमारा रेलवे का, जो पाकिस्तान रेलवे है उसके पास एक सोर्स बन जाएगा कि आप कितना जल्दी इनकम को जनरेट करना शुरू करते हैं। जब आपके पास इनकम होता है तो आप एक पूरा इदारा जो भी है वो एग्जैक्टली उसमें एक्टिवेट हो जाता है, उसकी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। तो बेस्ट ये है कि हम इंडिविजुअल को मोटिवेट ना करें, हम एक इंडस्ट्री को मोटिवेट करें। अगर फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री मोटिवेट होती है तो एग्जैक्टली उसका कहीं प्रॉफिट शेयर जो है या इम्पैक्ट है वो कहाँ जाएगा, वो एग्जैक्टली रेलवे के पास भी जाएगा कि आप कार्गो मेरा जो है बुक कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उस पर आप कुछ अर्न कर रहे हैं। जब अर्निंग होती है तो एग्जैक्टली एक डेवलपमेंट होती है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि अगर मेरा बाय रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय रेल ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम पोर्ट एरिया टू अप कंट्री। अच्छा, वैसे तो हम लोग ज़्यादातर जो है वो ई कॉमर्स वाले हैं, उसमें तो हमें चाइना से यूएस पहुँचाना होता है। क्या तरीक़ेकार हैं? 2 ही तरीक़ेकार हैं, बाय एयर और बाय सी, या इसके अलावा भी कोई और हमारे पास मोड ऑप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आपके पास देखें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐसे डिफरेंट है कि जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स वाले पहले तो समझते हैं कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो एग्जैक्टली उनका एनिमी है। वो क्यों एनिमी है कि मतलब हम जाइंट हैं। हम किस तरह के जाइंट हैं? हम बल्क में डील कर रहे हैं। हम 1 CBM 2 CBM वाले को कंसोलिडेट करके कार्गो को निकाल देते हैं। आपका जो कार्गो है वो 10,000 kgs होगा, तो मेरे लिए वो इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है। इतना भी नहीं मुझे होता है। प्ले करने में क्या होता है, प्ले करने में मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली क्वांटिटी, दूसरा नंबर ऑफ़ पीसेस। जब आपके नंबर ऑफ़ पीसेस में पूरे टोटल काउंट करके एक्सपोर्ट कर रहा हूँ किसी भी कंट्री से, तो एग्जैक्टली मैं उसके हिसाब से कॉस्टिंग करूँगा। आपका जो प्रोडक्ट है आप अपने हिसाब से सेल आउट कर रहे हैं, ई कॉमर्स वाले। आपके लिए फिजिबिलिटी होती है कि जनाब फीडेक्स यूज़ कर लीजिए, DHL यूज़ कर लीजिए, या कोई एक थर्ड पार्टी यूज़ कर लीजिए। वो आपको कोई भी प्रोडक्ट जो है ओरिजिन से डेस्टिनेशन पर पहुंचा देते हैं। अब फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। जब आप ये ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आपको एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए होता है जो आपको वेयर हाउसिंग भी दे दे, आपका प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए कुछ टाइम के लिए, फिर वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दीजिए। तो ये पॉसिबिलिटी क्या आपको वेयर हाउसिंग की किसी 3PL वाले को किसी फेडेक्स की कंपनी से मिल सकती है, DHL से मिल सकती है? नहीं मिल सकती। तो बेसिकली फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना वो बहुत सारी साइट्स पर आपको सपोर्टिव है, और ये हमें थोड़ा सा रियलाइज़ करवाना होगा ई कॉमर्स वालों के साथ भी कि अगर आपने एक इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली आपको ओपन आर्म करने पड़ेंगे उनके लिए जो आपसे पहले इस इंडस्ट्री को रिवाइव कर चुके हैं। और अगर कोई फ्रेट फॉरवर्डर 3PL का काम शुरू कर दे, ई कॉमर्स का काम शुरू कर दे, तो फिर इंडस्ट्री तो वायलेट करना शुरू कर देगी। तो हर बंदा अपने अपने डोमेन में रहकर काम करे। फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता है, ई कॉमर्स वाले प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, 3PLs वाले अपनी प्रोडक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। और सेकंड ये कि हमारा एक और अभी मतलब आपसे थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ न्यू इंडस्ट्री रिवाइवल के हवाले से। हमारी बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत अच्छी चल रही है।
सी पैक का जो अभी आपने इम्पैक्ट देखा, उसमें अबाउट कोई 1000 कंटेनर्स जो हैं वो इन आउट हो रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट नहीं कहूँगा, सिर्फ इंपोर्ट कहूँगा। मैंने अभी तक चाइना को बाय रोड एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं किया, इंपोर्ट ही किया है। तो एक्सपोर्ट में नहीं कहूँगा। एक्सपोर्ट का रीज़न ये है कि मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से सच एज जो मेरा पिंक सॉल्ट है, इसके अलावा मैं कुछ अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर सका किसी भी पैटर्न में। मेरा फैब्रिक जाता है तो यूरोपियन मार्केट में चला जाता है, मेरी मिनरल्स माइंस निकलती हैं तो वो चाइना में चली जाती हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज जो है ना वो बड़ी रेयर है हमारे पास। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि जो प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है वो किन रीजन्स में करनी है। मेरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अभी तक लोगों को सिमिलरली पता ही नहीं है कि किन कंट्रीज से मेरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। सही। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन कंट्रीज से है मैं उनको फोकस क्यों नहीं कर रहा। अगर बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन आप चाइना से कर चुके हैं, कॉस्ट इफेक्टिव है। मैंने आपको बताया एयर ट्रांसपोर्टेशन में 2 दिन में आपका कार्गो पाकिस्तान में आ जाता है। बाई सी में आपको 14 डेज़ वेट करना पड़ता है। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ 78 आवर्स ले रही है चाइना से पाकिस्तान। 78 यानी दोनों का बीच में समझ लें आप, नहीं बल्कि बाय एयर ही समझे, बाय एयर समझिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी समझिए। आपका जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है चाइना से, ये बेस्ट है, अभी तक का बेस्ट है। उसका रीज़न ये है कि एक तो ट्रांजिट टाइम आपका कम पड़ रहा है, सेकंड आप जो पे ऑफ कर रहे हैं PKR में पे ऑफ कर रहे हैं पर केजी के हिसाब से। मैं डॉलर्स में आपसे इनकम नहीं कर रहा, मैं PKR में कर रहा हूँ। और ये बेस्ट वे है कि आप अपनी ही जो करेंसी है आप उसमें पे ऑफ कर रहे हैं। अगर डॉलर का वेरिएशन देख रहे हैं तो डॉलर वेरिएशन कभी भी स्टेबल नहीं रहता। आज 283 है, कल 286 हो जाएगा, 287 है। तो ये फ्लक्चुएशन आपके बिजनेस को काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो बेस्ट ये है कि आप अपनी करेंसी में काम कीजिए, और बेस्ट वे ये है कि आप बाय रोड काम कीजिए चाइना से। आप ये कहना चाह रहे हैं इंपोर्ट में भी इतना सेम टाइम लगेगा, एक्सपोर्ट में भी इतना सेम टाइम लगेगा? सेम, आपका जो जोन है वो सेम है, बाय सी बाय रोड सेम राउट्स हैं आपके। इसी तरीके से बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन का राउट आपका सेम है। खुंजराब से आप निकलते हैं और खुंजराब से आप चाइना का जो जोन है उसमें चले जाते हैं। इसी तरीके से खुंजराब से आप चाइना से इन होते हैं और पाकिस्तान में आ जाते हैं। ये तो ठीक हो गया, लेकिन हमें अपने जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से तो किसी लोकेशन पे वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो डिफरेंट है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि कोई प्रोडक्ट या कोई कमोडिटी आप मुझे मेन जोन में दे दें, मेन जोन कहलाता है गोंगजू, जो एक पूरी बड़ी मार्केट है चाइना की। चाइना पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा काम मोस्टली चाइना से ही है। सबका ही काम चाइना से। हाँ जी। और जितने भी प्रोडक्ट आती हैं उसमें लोग जो हैं वो सिर्फ रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट कर रहे होते हैं। और मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं जिन पे मैं काम करता हूँ वो फार्मास्यूटिकल ज़्यादा है। मेरा जो प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल है। मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो फार्मास्यूटिकल के हवाले से बहुत ज़्यादा है। मेरा जो एंड ऑफ कंज्यूमर है वो कहते हैं कि मुझे 2 दिन में कार्गो जो है वो चाइना से मंगवा दीजिए। और ये बात सुनने और समझने में अच्छी भी लगती है कि 2 दिन में आप चाइना से मंगवा सकते हैं कार्गो, लेकिन किस पैटर्न पे मंगवा सकते हैं? पहला पैटर्न ये है कि बाय रोड मंगवा सकते हैं, अभी तक मुझे अलाउ नहीं मिला। सही। बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन फार्मास्यूटिकल अलाउ नहीं है। मेरा दूसरा जोन बनता है इंडिया। इंडिया से मैं डायरेक्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो इंपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्स इंपोर्ट करने के लिए मेरे पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। सही। मेरा जो न्यू इंपोर्टर है वो अभी तक इस चीज़ को फेमिलियर नहीं है कि उसे डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए। आपने स्टार्ट में बात करी थी कि रोल ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर क्या है। रोल ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ से बनना शुरू हो जाता है। एक प्रोफेशनल फ्रेट फॉरवर्डर आपको समझाता है, बताता है कि आपको किन किन चीज़ों की नीड्स होंगी। आपने इनिशिएट लेना है तो आपने कंपनी को रजिस्टर्ड करना है, अपना वीवो का ID पासवर्ड लेना है, पैक्स आ गया है, पैक्स पे आपको रजिस्टर्ड होना है, आपकी जितनी भी प्रोडक्ट होनी है पहले उसको अलाउ लेना है, सर्टिफिकेशन कंप्लीट करनी है, फिर आपने रॉ मटेरियल से स्टार्ट करना है। सही। स्टेप बाय स्टेप करके आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप चाहेंगे मैं कोई एक स्टेप जंप आउट कर जाऊँ तो आप डाउनफॉल पे आ जाएंगे। एग्जैक्टली। आपका जो पहला इंपोर्ट पर्पस होता है वो स्टार्ट होता है किसी भी ऑर्डर से। कोई PO जनरेट हो गया, उसके बाद आपने चीज़ें बनाना शुरू कर दी। डिसाइड करना है कि आपने कॉस्ट इफेक्टिव मेथड अप्लाई करना है या आपने अर्ली ऑन कोई काम करना है। पहली चीज़ ये है कि आपने कॉस्ट इफेक्टिव मेथड अगर अप्लाई करना है तो 2 चीज़ें हैं आपके पास। पहली चीज़ ये है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से नॉलेज ले लीजिए कि आप जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं उसको आप एंड कंज्यूमर तक, मतलब आप तक वो कितने अमाउंट में पहुंच जाएगा।
दूसरी चीज़ ये कि जो अमाउंट आप इस पर मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन ईजी वर्ड्स, वो कितनी जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक अब है। मैं किसी दूसरे डायमेंशन में लेके जा रहा हूँ बात, हम्म, कि पहली चीज़ ये थी कि मेरा मटेरियल कब रेडी हुआ, दूसरी चीज़ ये कि मेरा मटेरियल मेरे पास कब तक पहुँचेगा, और तीसरी चीज़ ये मेरे पास से सेल आउट कब हो जाएगा, कंज्यूम कब हो जाएगा। मेरी इंडस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है कंडीशंस पर। फर्स्ट सही। कंडीशन ये है कि रॉ मटेरियल मुझे कब मिला, सही। मेरे मिलने के बाद, मतलब रॉ मटेरियल मुझे मिलने के बाद फिर वो मैन्युफैक्चरर तक कब गया, मैन्युफैक्चरर तक पहुंचने के बाद मैन्युफैक्चरर से मैंने कब लिया, रोड ट्रांसपोर्टेशन कब किया उसको, रोड ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद उसके लिए शिपिंग मैंने कब किया, जब शिपिंग कर लिया है तो एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन तक जो मेरा टाइम है वो कितना है, और जब मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट पे कार्गो आ चुका है तो मेरी प्री अरेंजमेंट्स क्या हैं, ठीक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर प्री अरेंजमेंट्स हैं तो मैंने पहले आपसे बताया ठीक कि है। मैं दो चीज़ों को क्या कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ, एक स्टोरेज, दूसरा डिटेंशन। अगर ये दो चीज़ें आप हटा देते हैं तो समझे आप जितना भी आपका अभी तक का सोर्स था, मतलब जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी वो प्लस में है। जिस ठीक दिन है। आपने अपने कार्गो को स्टोरेज में डाल दिया या डिटेंशन में डाल दिया तो एग्जैक्टली आप माइनस में चले जाएंगे। सही। फ्रेट फॉरवर्डर का जो रोल है ये बेस्ट रोल है कि वो आपको कॉस्ट इफेक्टिव मेथड अप्लाई करवाता है। दूसरी चीज़ ये कि वो प्रॉस एंड कॉन्स की बात आपसे पहले करता है, नफ़ा और नुकसान की। किस सेंस में करता है कि देखें आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर भी होगी, टाइमली आपको वेयर हाउसिंग तक पहुंचाई जाएगी, जो कस्टम की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर दी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से आपको सिर्फ एक चीज़ रखनी होगी, वो है पेशेंस। अगर आप फ्रेट फॉरवर्डर को बार बार पुश करेंगे तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना एक टफ़ कंडीशन में लाइफ सर्वाइव कर रहा होता है। आप ये सोचिए कि हमारे पास 4 जोन है। पहला जोन है चाइना, चाइना ओपन हो जाता है 6, उसके बाद आपका एशिया ओपन हो गया, उसके बाद आपका गल्फ़ ओपन हो गया, फिर यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाती है, फिर यूएसए मार्केट ओपन हो जाती है। तो हमें टाइम जोन के हिसाब से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी होती हैं। कोई भी प्रोडक्ट है उसको लाने के लिए अपने टाइम जोन की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगर किसी यूरोपियन से कहूँ कि मुझे पाकिस्तान के प्राइम टाइम के हिसाब से 9 AM कोई अपडेट दे दे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो टाइम जोन वेरी इफेक्टिव, और कोई भी कस्टमर होगा उसको ये समझना चाहिए कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। इवन के कभी कभी सोने का टाइम भी नहीं होता आपके पास, क्योंकि आप पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं। अच्छा आदिल भाई मुझे बात बताएं, LCL क्या होता है, BOL क्या होता है? ये BOL कहते हैं, हम BL कहते हैं, ये इनके थोड़ा डेफिनेशन और इसको डिफाइन कर दें कि क्या चीज़ होती है हमारे साथ। और एक मोस्ट LC भी होता है जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। इन जी तीनों चीज़ों में मुझे थोड़ा डिफ्रेंशिएट बतानी, थोड़ा समझाएं कि होती क्या चीज़ है और किस वक्त कहाँ इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है। आप एक प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका वेट है 10 टन्स। इस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से मूव करेंगे, इसके लिए आपको एक पूरा इक्विपमेंट चाहिए होगा, जिसे आप FCL कंटेनर में लेकर आएंगे। अब FCL कंटेनर जो है वो आपके लिए फिजिबल है, पूरा प्रोडक्ट आप एक ही ट्यूब में डालकर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें। ये हो गई FCL के बाद LCL, लूज कंटेनर लोडेड। अगर आप इसको सिर्फ इसका जो मतलब पार्ट्स में इसको समझना चाहें तो लूज कंटेनर लोडेड। अब ये पूरा कंटेनर नहीं रहा, इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट सप्लायर्स हैं और डिफरेंट पैटर्न्स पर प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो आ गए हैं। अब ये सोल कंटेनर नहीं रहा, ये कंसोलिडेटेड कंटेनर हो गया। इसमें जितने भी कार्गो मौजूद हैं वो डिफरेंट सप्लायर्स के हैं, और डिफरेंट सप्लायर्स से हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक सेम कंटेनर में आ रही हैं। पहले एक सेम कंटेनर में आपका पूरा कार्गो आ रहा था, अब इसी कंटेनर में डिफरेंट सप्लायर्स का कार्गो मूव हो रहा है। इसे कहते हैं लूज कंटेनर लोडेड। डिफरेंट सप्लायर्स का प्रोडक्ट एक ही कंटेनर में मूव करने वाले को कंसोलिडेटर या कंसोलिडेटेड कार्गो ऑप्टिमाइज़र कहा जाता है हमारी इंडस्ट्री में। कि आपका एक ऐसा प्रोडक्ट जो आप पूरे कंटेनर के बजाय डिफरेंट सप्लायर से पिक करते हैं, उसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन लेकर आते हैं, इसका हमको कंसोलिडेशन कहा जाता है। और जो कंटेनर में कार्गो मौजूद हैं, जिन कंटेनर्स में आप कार्गो लेकर आ रहे हैं, उसमें भी एक बड़ी अजीब सी चीज़ आ गई अब
मतलब ये भी इंडस्ट्री का हिस्सा है हमारी। पहले हम डायरेक्ट कैरियर्स पर काम कर रहे थे, अब हम NVOCCs पर काम कर रहे हैं, नॉन वेसल ऑपरेटिव कंटेनर कैरियर। अब ये कौन सी इंडस्ट्री है हमारे लिए और ये कौन से लोग हैं? तो ये तरीक़ाकार ये है कि जो डायरेक्ट कंटेनर्स हैं, जो डायरेक्ट शिपिंग लाइन्स हैं, उन्होंने अपनी सर्विसेज कई एरियाज से सस्पेंड कर दी। उसका रीज़न ये हुआ कि कुछ फ्रेट फॉरवर्डर टाइप के लोग थे, उन्होंने NVOCC लाइसेंस ले लिए। उसके बाद उन्होंने उस लाइसेंस के बिहाफ पर कंसोलिडेशन स्टार्ट कर लिया। कंसोलिडेशन के बाद वो NVOCC की साइड चले गए। अब वो लीज़ करते हैं कंटेनर को। कंटेनर लीजिंग के बाद आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे देते हैं कि आपने इन राउट्स पे काम करना है, इन रीजन्स पे काम करना है। तो एग्जैक्टली आप NVOCC को भी अब फ्रेट फॉरवर्डिंग का पार्ट ही समझ लीजिए। सही। और आपने वो भी बताया LC। हाँ, LC एक डॉक्यूमेंट है जो किसी भी इंपोर्टर को या एक्सपोर्टर को बैंक से मिलता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। उसके बिहाफ पर आप अपना जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट इज़ बिटवीन टू पार्टीज़, बायर एंड सेलर्स। और BOL और BI, BOL बिल ऑफ लीडिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये समझ लीजिए कि आपने अगर कोई शिपमेंट मूव करी है तो आपके लिए ये उसका रेसिप्ट है। आप 2 रेसिप्ट जो हैं वो बड़ी पॉजिटिवली अपनी जो सर्विस फाइल है उसमें रखते हैं। पहली चीज़ होती है आपका वेयर हाउसिंग स्लिप। आपका ये जो स्लिप है ये बताता है कि कार्गो किस कंडीशन में आपने पिक किया था सप्लायर से और किस कंडीशन में आपने डिलीवर किया वेयर हाउस ओरिजिन तक। सही। इसी तरीके से आपका बिल ऑफ लीडिंग होता है। जो बिल ऑफ लीडिंग आपको शिपिंग लाइन इशू करती है और शिपिंग लाइन के बाद फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो इशू करता है। शिपिंग लाइन आपको कभी भी डायरेक्ट इंटरटेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि उनके पास इतना टैरिफ और ट्रैफिक है कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वो चाहते हैं कि एक बल्क क्वांटिटी में उनके पास बुकिंग्स आएँ। एक सिंगल कंटेनर के लिए कोई कस्टमर उनके पास जाएगा तो क्या वो एंटरटेन करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो कहेंगे बॉस मुझे एक बल्क क्वांटिटी के बारे में बताइए। मैं अगर उन्हें 50 ट्यूब्स देता हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से एंटरटेन करेंगे और 1 विंडो में एंटरटेन करेंगे। तो ये एक बेसिक रीज़न है फ्रेट फॉरवर्डर का एंटरटेन होना शिपिंग लाइन से। दूसरी चीज़ ये कि बिल ऑफ लीडिंग क्या है? बिल ऑफ लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है या कमोडिटी है ये आपको रिलीज़ कर दिया जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। आपकी इस बिल ऑफ लीडिंग के बिहाफ पर आपका कार्गो कस्टम से भी रिलीज़ होता है और फॉरवर्डर से भी रिलीज़ होता है। आपका जो बिल ऑफ लीडिंग है वो आपको स्पेसिफाई करता है आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है वो मेंशन हुई होती है आपके बिल ऑफ लीडिंग पर। आपका जो कंटेनर साइज़ है वो मेंशन हुआ होता है कि किस कंटेनर में है। उस पर जो सील लगा हुआ है वो बताया जाता है कि ये सील मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि उस पर HS कोड होता है। जो मेरी आपकी बात हुई कि HS कोड क्या है और कस्टम ब्रोकेज में उसका क्या तरीक़ाकार है। तो वो HS कोड जो बिल ऑफ लीडिंग पे लिखा हुआ है वही डेटा हमारा कस्टम मैनिफेस्ट हुआ है। अगर बिल ऑफ लीडिंग हमारा परफेक्ट नहीं है तो एग्जैक्टली हमारा कस्टम भी परफेक्ट नहीं है। तो हमें जो भी डेटा इस बिल ऑफ लीडिंग पर मेंशन करना है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए और वो उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके का मेरा प्रोडक्ट है। मेरा काम फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। अब उसमें अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। अगर मेरा कस्टमर एज़िथ्रोमाइसिन मुझसे मंगवाता है तो एज़िथ्रोमाइसिन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में पहले से अवेलेबल हैं। सही। ठीक है। अब ये एज़िथ्रोमाइसिन जो आ रहा है किस HS कोड पे आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सेफेजिम है। सेफेजिम की पाकिस्तान में यूटिलाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने इंडेंटर्स हैं जो इसको सेफेजिम को मंगा रहे होंगे और कितने प्रोडक्ट जो हैं वो यूटिलाइज हो रहे होंगे। मेन स्ट्रीम ये कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किन एरियाज से आ रहा है। मेरी जो बड़ी मार्केट है अभी इंडिया है। इंडिया मेडिसिन में बहुत ज़्यादा आगे, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ज़्यादा आगे। सेकंड जनरेशन आपको मेडिसिन बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ से, लो प्राइस वैल्यू पे मिल जाती है। और मेरी दूसरी बड़ी मार्केट जो है वो चाइना है। चाइना से मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन प्राइस कंपटीशन के हिसाब से मेरे लिए इंडिया बहुत बेहतर है। सही। आपने तो मुझे आज और डरा दिया। वैसे ही इंडिया IT में भी आगे था, स्टार्टअप में भी आगे था, अब तो फार्मास्यूटिकल में भी आपने कहा है कि आगे ही है। बहुत ज़्यादा आगे। मेडिसिन में हम देखते हैं एफिकेसी। मैं जो प्रोडक्ट लेता हूँ चाइना से उसकी एफिकेसी डिफरेंट है
और इंडिया का जो प्रोडक्ट है उसकी एफिकेसी डिफरेंट है। मुझे आज ये बात बोलते हुए बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा कि एक प्रोग्रेसिव कंट्री हम समझते थे कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, लेकिन वो प्रोग्रेसिव से बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मार्केट किया है, अपनी जो डायमेंशंस हैं वो उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट कर दी। उनका विज़न बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मैं आज अगर परेशान हूँ कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ हालात की वजह से, उसका बेसिक रीज़न ये है कि मेरे पास कोई विज़न नहीं है। अगर विज़न होगा तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। विज़न ये नहीं है कि फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री को कैसे आगे आप लेकर जाएंगे। सही। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डर ठीक है, अपने डोमेन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पास जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल आ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं आ रहे हैं। मैं सिर्फ अपना जो यंगस्टर है उसको सिर्फ एजुकेट करके ला रहा हूँ, उसको एक्सपीरियंस देकर नहीं ला रहा। थ्योरेटिकल चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है और प्रैक्टिकल चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया ने या चाइना ने जो भी चीज़ें करी हैं वो प्रैक्टिकल करी हैं। सही। आप थ्योरी ज़रूर लें, लेकिन उसको अप्लाई भी ज़रूर करें। आपने थ्योरी ले लिया, उसको प्रैक्टिकल नहीं किया, तो बेसिकली आप 2 डिफरेंट डाइवर्जन में होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, सामने हम लोग क्योंकि न्यू ज़्यादातर लोग होते तो कंफ्यूज होता है कि यार क्यूबिक मीटर ले लेते हैं या 1 केजी का प्राइस, इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है और क्या बेहतर रहता है? मतलब ज़बरदस्त टेक्निकल चीज़ है। देखें, एक CBM आपका कितना कार्गो होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यूबिक मीटर, इसकी भी थोड़ा एरिया समझाने की कोशिश करें, हमें तो नहीं समझ में आता अभी, क्योंकि अच्छा। हम तो नए नए आए हुए ना। मेरे पास एक प्रोडक्ट है मेरा, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक सेलुलर फ़ोन है मेरा, बहुत छोटी सी डिवाइस है। इसको मैं लेंथ विड्थ हाइट में मेजर कर सकता हूँ। सही है। और यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अक्सर लोग नहीं कर पाते। जब मैं किसी प्रोडक्ट की लेंथ विड्थ हाइट ले लेता हूँ, मेजरमेंट ले लेता हूँ, तो उसके बाद मैं उसका क्यूबिक मीटर भी निकाल सकता हूँ, क्यूबिक फीट भी निकाल सकता हूँ, इंचेस में भी ले सकता हूँ, सेंटीमीटर्स में भी इसकी डायमेंशंस ले सकता हूँ। 1 CBM इज इक्वल्स टू 550 kgs। पाकिस्तान का जो मेजरमेंट एरिया है उसके हिसाब से 1 CBM एग्जिस्ट करता है आपको 550 kgs पर। और हम जो मोस्टली मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो CBM में ही काउंट कर रहे होते हैं, क्यूबिक मीटर में ही कर रहे होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है शिपिंग इंडस्ट्री का कि आप जितनी भी मेजरमेंट करेंगे वो क्यूबिक मीटर में करेंगे। तो ये केजी में ज़्यादा बेहतर रहता है या उसमें बेहतर रहता है? क्यूबिक मीटर में आपका ज़्यादा बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि केजीज़ में अगर आप करेंगे तो आप एक जगह पर आके स्टॉप हो जाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जो मेजरमेंट आपने किया है वो केजीज़ में नहीं किया है। आपका जो पैलेट साइज़ है, जो भी कार्गो है आपका, उसका पैकिंग साइज़ या पैलेट साइज़ वो मैटर करता है। केजीज़ में तो मैं सिर्फ प्रोडक्ट का वेट लूँगा, मैं पैलेट का वेट नहीं लूँगा। पैलेट मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। अगर पैलेट साइज़ मेरा बड़ा है, ऑड है, तो एग्जैक्टली मुझे ज़्यादा फ्रेट पे करना पड़ेगा। फ्रेट फॉरवर्डिंग में हम करते क्या हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग में हम स्पेस जो है वो सेल आउट करते हैं। अब मैं अपनी जो पैकिंग है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड करूँगा तो मेरा ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं फ्रजाइल आइटम को कंप्रेस्ड करके और मतलब अपना जो कार्गो है उसको कंप्रेस्ड करके एक सिंपल पैलेट पे ले आऊँ। फ्रजाइल आइटम की हैंडलिंग बिल्कुल डिफरेंट होगी। फ्रजाइल आइटम को हैंडल विद केयर मुझे करना है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। CBM कैलकुलेशन का सही तरीक़ाकार ये है कि आप अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसको पैकिंग के बाद मेजर कीजिए, लेंथ विड्थ हाइट, ये आपके लिए बेस्ट है। आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में? यार ये एक आम यूज़र को नॉर्मली नहीं पता, यार ये हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा है। चैलेंजेस ऐसा है कि फर्स्ट चैलेंज ये है कि आपने अर्ली मॉर्निंग गेटअप हो जाना है और उस मोड से उठना है कि आपने तमाम चीज़ें अच्छी ही फील करनी है। चाहे आप रात को 2 बजे सोए हों, चाहे आप मतलब एक रात का पहर निकाल दिया हो, 3 साढ़े 3 भी बज रहे हो, लेकिन आपने 6:30 उठ जाना है। उसका रीज़न ये है कि चाइना मार्केट ओपन हो चुका है, नाउ गेट अप। और उसी मूड से उठना है जो चाइना को आप समझ सकें। चाइनीज़ बड़े अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, ये मेरी अपनी सोच है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है चाइनीज़ के साथ। अगर आप किसी ईमानदार बंदे के साथ काम करेंगे तो बड़ा अच्छा और तरीके से काम करेगा आपके साथ। सही। आप उसको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स कीजिए, लॉयल्टी रखिए उसके साथ, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एंटरटेन करेगा। फ्रेट फॉरवर्डिंग का तरीक़ाकार ये होता है कि हम आपस में जो बात कर रहे होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं उसकी 2 सोर्सेज होती हैं। एक ईमेल होता है, दूसरा हमारा सेल फ़ोन है। सही। अब थर्ड सोर्स ये आ गया है कि हमारे पास डिफरेंट ऐप्स आ गई हैं। मतलब बहुत आसान अल्फाजों में ये कि मैं अपनी जो 70 to 80% वर्किंग है वो 6:30 से स्टार्ट कर लेता हूँ।
ईमेल नहीं करता, वीचैट, क्योंकि ये मेरी सोर्सेज हैं जिससे मैं अपनी जो शिपमेंट्स हैं उनकी अपडेट्स ले चुका होता हूँ। ठीक है। मेरे जो कस्टमर सर्विस एरियाज़ हैं उनके जो लोग हैं उनके अलग अलग डिविजन्स बने हैं, तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। और जितनी भी इंक्वायरीज़ होती हैं 60 to 70% वो कवर हो चुकी होती हैं हमारे ऑफिस आवर्स स्टार्ट होने से पहले। ऑफिस आने से पहले अगर मैं अपना 60 to 70% काम वाइंड अप कर चुका हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। सही। चाहे ना मेरे पास आता है लंच से 10:30 और 10, उसके बाद मुझे प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाता है दूसरी मार्केट्स के लिए। मुझे यूरोप मार्केट स्टार्ट होने का वेट करना है, तो यूरोप मार्केट स्टार्ट 12 बजे से 1 बजे के दरमियान हो जाता है। आपकी जो प्रोडक्ट नॉलेज है वो इम्पेक्ट कर रही होती है कुछ चीज़ों पर। आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग है। फ्रेट फॉरवर्डिंग किन चीज़ों पर बेस्ट करती है? 2 चीज़ों पर बेस्ट करती है। पहला, आपकी मेन स्ट्रीम कंपनी वैल्यूएशन क्या है, किस वैल्यूज़ पर काम कर रही है, आपकी जो शिपिंग के मामलात हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका नेटवर्क। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, आप कोई सेलुलर फ़ोन जो है वो नहीं दे रहे हैं, आप कोई किसी तरह का फिज़िकल प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं। तो आपको सर्विसेज के वो लेवल्स जो आज के एरा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपने वो सब पूरी तरीके से इंडिविजुअल होकर उन पर काम करना है। सही। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आपको जितनी अर्ली ऑन चीज़ों को समझना है वो आज समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला जो एरा है वो और ज़्यादा आपको कंप्रेस्ड करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत ज़्यादा। ये हमारी इंडस्ट्री को भी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, उसको अप्लाई कर लेना चाहिए। आईए में हम भी अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। जैसे हमारा कस्टमर डेस्क है तो वो एआई से हम लिंक कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक पर्सन हायर करना पड़ता था, वो उसमें वर्कआउट करते थे, उसके इनवॉइसेस बना रहे हैं, कोई अराइवल नोटिसेस हैं वो सर्व हो रहे हैं, कोई एंडोर्समेंट है वो सर्व हो रही है, ट्रैकिंग्स जो हैं वो की जा रही हैं। अब उसके तरीक़ेकार ये है कि हमने एक सिस्टम जो है उससे लाइन अप कर दिया है चीज़ों को। अगर कोई शिपमेंट आ रही है तो उससे पहले मैं एक प्री एडवाइजरी भेजता हूँ अपने कस्टमर को। अब वो कस्टमर उस प्री एडवाइजरी से क्या समझता है कि मुझे अब फंड्स की अरेंजमेंट करनी है, मुझे अब ट्रांसपोर्टेशन की अरेंजमेंट करनी है, या मुझे अब वेयर हाउसिंग की अरेंजमेंट्स करनी है, तो वो प्री एडवाइजरी मेरे पास से एक सिस्टम जनरेटेड अराइवल नोटिस की नोट पर चला जाता है उनके पास। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने 2 लर्निंग करी हैं अभी तक। पहली लर्निंग ये है कि आपका जो फ्रेट फॉरवर्डिंग जोन है ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होता जा रहा है। सही। उसका रीज़न ये है कि जो लोग नए आने वाले हैं उनको स्कोप नहीं मिल रहा। स्कोप ना मिलने का रीज़न क्या है कि जो प्रोडक्ट आप पहले बहुत अच्छे से बाय सेल कर रहे थे, आज वो बाय सेल नहीं कर पा रहे हैं। तो जो फ्रेट फॉरवर्डर की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी लो वैल्यूज़ पे जा रही हैं। अभी जैसे इसमें बड़ा अच्छा आपने बात बताई कि नए आने वाले के लिए क्या चैलेंजेस इस वक्त आ रहे हैं, मेरा ये सवाल भी था आपसे। और वो अगर आना चाहें इस फ्रेट फॉरवर्डिंग में, आपकी क्या सजेशन है और कैसे आ सकते हैं? दोनों सवाल डिफरेंट हैं। बिल्कुल आना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं ऑफिस से घर गया हूँ और ऑफिस से घर आने के बाद मैं ईमेल्स के लिए अपना लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में फैमिली टाइम भी है, सोशल टाइम भी है, सारी चीज़ें। लेकिन मुझे मेरे कस्टमर को 100% देना है। 100% कैसे देना है? अपनी सर्विसेज से। सर्विसेज क्या है मेरी? मुझे अपडेट्स लेनी है और अपडेट्स लेकर मेरे कस्टमर को तमाम तरीके से सेटिस्फाई करना है। पहली चीज़ ये कि अगर वो कार्गो मूव कर रहा है यूएसए से, तो यूएसए टाइम और मेरा टाइम डिफरेंस है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप अपना काम स्टार्ट लेते हैं घर आकर, और 9:30 के बाद जब आप वॉल क्लॉक देखते हैं तो एग्जैक्टली वो 3:30 दे रहा है। वजह, आप कंटिन्यूस हैं अपने काउंटर पार्ट के साथ। जितनी अपडेट्स आप ले सकते हैं मैक्स आप वो लेना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप नेक्स्ट डे पर बहुत सारे काम नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आज आपकी कार्गो की स्टफिंग है, आज आपका कार्गो मूव हो रहा है, कोई कार्गो आपका पिकअप हो रहा है, तो आप चाहते हैं पूरी तरीके से उसकी अपडेट ले लें। उस अपडेट लेने के मामलात में ही आपने अपने कस्टमर को भी अपडेट करना है, चीज़ें भी रखनी है। नए आने वालों के लिए आप जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि अपनी जो भी प्रोडक्ट है वो साथ लेकर आएँ।
प्रोडक्ट साथ लेकर आए। अपनी एक प्रोडक्ट साथ लेकर आए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए। पहली चीज़ ये कि नया जो भी आने वाला है वो किस क्राइटेरिया में आएगा, इंडस्ट्री यानी कि डिफाइन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरी जो प्रोडक्ट थी वो स्पेसिफाइड थी। मुझे मशीनरीज़ का बड़ा स्कोप लगता था। मैंने यूज्ड बाइक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करी हैं पाकिस्तान में। हायाबुसा, जिक्सर, बुगाटी, ये मैं यूएसए और कनाडा से लेकर आया हूँ। और इसमें मतलब एक बड़ा स्कोपिक काम था ये, आज ये नहीं है। मोटर व्हीकल्स बड़ा अच्छा काम था लेकिन अब नहीं है। हमारी जो प्रोडक्ट है, मेरा जो प्रोडक्ट कहने का मामला है वो ये है कि आप एक प्रोडक्ट को पहले समझें कि मार्केट में भी क्या फोकस्ड है, क्या चीज़ें ओरिएंटेड हैं जिसमें आप फ़ौरन से आने के बाद पिक कर लोगे। आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो हार्डेस्ट वन होता है किसी भी पहलू में। आपने एक मरतबा एक चीज़ सेल कर दी ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। एक प्रोडक्ट आप अपने साथ प्लस करके लेकर आते हैं और उसमें स्कोपिक होते हैं तो फ़ौरन से निकल जाता है। आपने पहला काम क्या करना है फ्रेट फॉरवर्डिंग में, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि मुझे मेरे कस्टमर की नीड्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि मेरे कस्टमर को किस टाइम पर किस चीज़ की नीड है। अगर मेरा कस्टमर चाहता है कि उसे पूरी तरीके से शिपिंग के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो उसे अपडेट करें और तमाम चीज़ों के हवाले से अपडेट करें। आपका कार्गो पिकअप हो गया, आपकी कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट पेस्ट होनी है, कार्गो पिक्चर्स चाहिए। आपका कार्गो मेरे वेयर हाउस में आ गया, वेयर हाउस की पिक्चर्स हैं ये। आपका कार्गो ऑन बोर्ड हो गया, ऑन बोर्ड के बाद बिल ऑफ लीडिंग मिलना है, बिल ऑफ लीडिंग की अप्रूवल होनी है। आपके पास ओरिजिनल बिल ऑफ लीडिंग डिलीवर करवा दिया गया है सप्लायर के पास। क्या यहाँ तक मेरा जॉब कंप्लीट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मेरा जॉब यहाँ से स्टार्ट होता है। मेरा जॉब ऐसे स्टार्ट होता है कि जब ऑन बोर्ड हो गया है कार्गो तो उसका डिपार्चर भी मुझे देखना है कि वो डिपार्ट हुआ या नहीं हुआ। जब कार्गो डिपार्ट हो जाएगा तो उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से भी कस्टमर से फॉलोअप लेना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स आए या नहीं आए। अगर डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं तो फिर मैं आगे की जो फिजिबिलिटीज़ हैं वो बनाना शुरू करूँ। बैंक डॉक्यूमेंट्स आने के बाद पहली प्रायोरिटी ये होती है कि मैं कस्टम टैरिफ पहले से अप्लाई कर चुका हूँ, ड्यूटी स्ट्रक्चर बना चुका हूँ और जो मेरी डिलीवरी डेट्स हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो अरेंज कर चुका हूँ। सही। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको इंडस्ट्री में आने के लिए इन चैलेंजेस को समझना होगा कि ये वो चैलेंजेस हैं जहाँ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है वो भी रखनी है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन वो भी रखनी है। आप अगर रात में सो जाएं तो आपको खुदा न खास्ता कोई परेशानी ना हो कि मुझे सुबह उठ के किसी एक ऐसी चीज़ से फाइट करनी है जिसको मैं कॉप अप नहीं कर सकता। ये तो बड़ा चैलेंजिंग लगता है मुझे। तो हमारे ऑनलाइन में तो ये होता है कि हमने तो काम किया और सो गए, उसके बाद तो इतना मसला नहीं है। आपके इसमें तो डेली मल्टीपल लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करनी पड़ रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग काम है। अच्छा, मज़ा आ रहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो फिर बहुत मुश्किल लगता है। नहीं, आप इसको मतलब ड्राई टाइप ना लीजिए, इसको इंटरेस्टिंग बनाइए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो काम आप कर रहे हैं उससे आपको लव होना चाहिए और लव ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ कहने का नहीं, करने का भी। आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपसे कुछ चीज़ें रिक्वायर करती है, वो है सिंसियरिटी। आप अपने प्रोडक्ट के साथ सिंसियरिटी रखिए। अगर आपने कोई काम लिया है तो उसको ज़िम्मेदारी से निभाइए कि मेरा ये काम है और मुझे ये पूरी तरीके से करना है। और कब तक करना है? जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड ना हो जाऊँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप अपने आप में सेटिस्फेक्शन फील करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपने एआई की बात की लेकिन ड्रोन की बात नहीं की। ड्रोन भी तो आ रहा है आजकल, अमेज़ॉन का मैंने देखा है आजकल ड्रोन में भी डिलीवरी कर रहा है। इस पर कोई आपके कोई अपडेट्स हैं, कोई आपके पास कोई इसकी स्ट्रेटजी? मैं चाहूँगा कि मतलब ये जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है इसका यूजेज पाकिस्तान में भी किया जाए। उसका रीज़न ये है कि मेरा जो कस्टमर है मैं उसकी नीड्स को फुलफ़िल करूँ, एज़ सून एज़ पॉसिबल हो सकती है मैं फ़ौरन करूँ। उसके लिए मुझे यहाँ एक ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना है, लेकिन उसके लिए मेरे पास यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जो DHL ड्रोन से डिलीवरी दी जा रही है तो उसमें दो चीज़ें आप ज़रूर देख रहे होंगे कि वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर प्रोडक्ट लेने के लिए कंज्यूमर को भी अपडेट किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट इस टाइम डिलीवर कर दिया जाएगा। मेरे पास अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। कभी ऐसा भी होता है कि मेरा जो बर्थ है उस पर मेरा जो वेसल है वो मतलब उसको स्पेस नहीं मिल रहा। मेरे पास बर्थ के इश्यूज़ हैं, 22 की बात कर रहा हूँ आपसे। और आपको ऐसा लगता है कि मुझे पाकिस्तान हमारी जो कंट्री है इसमें अलाउ कर दिया जाएगा कि मैं ड्रोन डिलीवरी देना शुरू कर दूँ? इम्पॉसिबल नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया सेट करना होगा।
आपने कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है आपका। तो क्या आज पाकिस्तान का कंज्यूमर, पाकिस्तान का जो इम्पोर्टर है वो एग्री करता है इस चीज़ को और तैयार है कि मैं एक ड्रोन डिलीवरी लेने के लिए एक क्राइटेरिया सेट किया जाए? आप स्टार्ट लें और चीज़ों को बेहतर करना शुरू करें, हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना होगा चीज़ों को कि ये जो एनवायरनमेंट अभी हमें मिला हुआ है, इस एनवायरनमेंट में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। सही है। अच्छा, मैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपसे 3-4 सवाल हैं मेरे। जैसे अभी हमारे पास एक आता है कि करेंसी फ्लक्चुएशन, फ्यूल। तो मुझे सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि यार फ्यूल जो हमारे प्राइस चेंज हो जाता है, आपने एक डील क्लोज़ की 140 रुपये पे, क्योंकि वो डिलीवर होने में ले जाता है जी, और वो 280 पे पेट्रोल चला जाता है। तो इसमें क्या चैलेंजेस पर आपको फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि सम टाइम्स आप नेगोशिएट ही कर रहे होते हैं चीज़ों को। अभी चाइना की हॉलीडेज़ आने वाली हैं, हुँ, लूनर ईयर, हुँ। चाइना भी बंद रहेगा, वियतनाम भी बंद रहेगा, ताइवान भी बंद रहेगा। अभी जो मेरे पास टैरिफ आ रहा है वो बहुत ज़्यादा हायर साइड पर आ रहा है। उसका रीज़न क्योंकि क्लोजिंग की साइड एक पर है ना। क्लोजिंग की साइड पर एक अपर एज ले रहा है शिपिंग लाइन मुझसे, और वो क्या कर रहा है, एक मैक्स अमाउंट जो है वो अर्न कर रहा है। इसको मैं रिड्यूस कैसे कर सकता हूँ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हुँ, फ्रेट फॉरवर्डर का जो इम्पैक्ट है वो इन्हीं चीज़ों पर होता है। हम अपने कस्टमर्स को एजुकेट करते हैं कि सर पीक सीज़न प्राइस जो है ये है। ये वेरिएट करना है आपने, और एक ऑफ सीज़न प्राइस है, इसको वेरिएट करना है। सही। ऑफ सीज़न प्राइस क्या होगा? ऑफ सीज़न प्राइस होगा लूनर ईयर के बाद, चाइना हॉलीडेज़ के बाद, न्यू ईयर वेकेशंस के बाद, न्यू ईयर वेकेशन से पहले। मुझे मेरे कस्टमर की नीड्स का पता है, उनके ट्रैफिक का पता है, उनके वॉल्यूम्स का पता है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं उस डील को आगे प्रोसीड करूं शिपिंग लाइंस के साथ। समटाइम्स ऐसा होता है कि मेरे पास कोई इंक्वायरी आ गई, उसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि मुझे 6 मंथ्स की एक इन्वेंट्री मिल जाती है कस्टमर से, और मेरा कस्टमर मुझसे रिक्वायर करता है कि 4 कंटेनर आपने मुझे पर वीक दे देना है। अब ये मेरे पास एक प्रोग्रेसिव वॉल्यूम है और मैं इसके बिहाफ पर अपनी जो शिपिंग लाइन हैं उनसे नेगोशिएट कर सकता हूँ। इस ड्यूरेशन में मुझे दो चीज़ें समझनी होंगी। पहली चीज़ ये है कि क्या ये पीक सीज़न टाइम चल रहा है या ऑफ सीज़न टाइम है। ठीक, पीक सीज़न टाइम में मैं कितना नेगोशिएट कर सकता हूँ अपनी शिपिंग लाइन से, ये इंपॉर्टेंट है। मेरी प्राइसिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है शिपिंग लाइन के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ सीज़न प्राइस में जब शिपिंग लाइन अपने टैरिफ को रिड्यूस कर लेगा तो उसके बाद मैं कितना ज़्यादा अपने कस्टमर को इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में अपना जो एक्सपीरियंस या एक्सपोजर है उससे फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, ये मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसमें हम चैलेंजेस की बात करें तो मैंने देखा आजकल वॉर का बहुत चल रहा है। इसमें वॉर का इम्पैक्ट करता है कि फ्रेट फॉरवर्डर को सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। देखें अभी रेड सी जो है ना आपका, वो समझें एक हॉट केक हुआ हुआ है किसी भी फेस में। हुँ, हम जो अपनी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यूएसए से और कनाडा से, ये सारी रेड सी से होती हुई आती है। सुएज़ कैनाल से आपका जो ये यमन वाला एरिया है ये सारा डील करता है बाय सी। आपके पास जो कैपेसिटी है वेसल्स की, वो मोस्टली जो वेसल या शिपिंग लाइंस हैं वो अमेरिकन्स हैं। हुँ। अच्छा, हमारा पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिसने अभी तक एक चीज़ को रखा हुआ है, चाहे वो पासपोर्ट पर हो, चाहे वो फ्लैग की फॉर्म में हो। पासपोर्ट आपको मेंशन करता है कि ये आपका जो पासपोर्ट है ये वैलिड नॉट फॉर इसराइल, हम हाँ, नहीं ये तो मानते। मैंने भी देखा है। ठीक है। इसी तरीके से एक आपका फ्लैग होता है जिसे इसराइली फ्लैग वेसल कहा जाता है, तो वो अलाउ नहीं है पाकिस्तान में। ओह! मोस्टली जो वेसल्स होते हैं वो इसराइली फ्लैग्स होते हैं। डिफरेंट शिपिंग लाइंस काम कर रही हैं, इसराइली फ्लैग्स हैं, तो हमें अलाउ नहीं है। अच्छा, ये इसराइली फ्लैग वेसल्स के अलावा यूरोपियंस फ्लैग भी हैं, वो अलाउ हैं। रेड सी का मामला ये है कि वो ना तो इसराइली फ्लैग वेसल को अलाउ कर रहे हैं, ना अमेरिकन्स को, ना यूरोपियंस को। सही। ठीक है। अभी तक का जो मेरा आइडिया है वो ये है कि 3 जो वेसल्स हैं उनको अलाउ किया हुआ है। पहला आपका टर्की अलाउ है, दूसरा आपका रशियन फेडरेशन है, वो अलाउ किया हुआ है, और थर्ड आपकी जो प्रोग्रेसिव कंट्री आप समझते हैं इंडिया, उनके फ्लैग को भी अब अलाउ कर दिया है यमन ने। इवन कि पाकिस्तान का जो अपना नेशनल फ्लैग है वो अभी तक मुझे रेड सी में नहीं दिखा।
अच्छा, इसमें इम्पैक्ट करता है करेंसी की वैल्यूएशन, डेप्रिशिएट हो जाती है, कभी हाई कभी लो, बिल्कुल तो करता है। क्या इसमें अगर आपने एक डील क्लोज करी है तो फिर क्या आप नेगोशिएशन करते हैं या फिर जेब से भरते हैं? नहीं, देखें, यही तो वो चीज़ है जिसको समझना है हमें। आप करेंसी वेरिएशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि मैंने डील क्लोज किया था 283 रुपीज़ पे, अब वो आज के टाइम में हो गया 290 रुपीज़ में। अब उस 290 रुपीज़ के गैप को मैंने कैसे फुलफ़िल करना है? ये 7 रुपीज़ का गैप बन रहा है, तो क्या मैं इस 7 रुपीज़ को नेगोशिएट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे पास स्किल्स होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करता है जो शिपिंग लाइन आपको कभी नहीं बताती। ओशन फ्रेट हम समझ लेते हैं कि ओशन फ्रेट सिर्फ एक कंप्लीट फ्रेट होता है। फ्रेट बेस्ड करता है 3 चीज़ों पर: बेसिक फ्रेट, फ्यूल, ठीक है। फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर जिसे आप कहते हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर, करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर। ये 3 चीज़ें मिलकर आपका फ्रेट बनती हैं। आपकी जो सही है। करेंसी वाली बात है, ये यहीं पर सम अप हो जाएगी कि जब कोई आप टैरिफ लें तो पहले ये तीनों चीज़ें उनसे पूछिए कि बेसिक फ्रेट क्या है, करेंसी एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है और फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर क्या है। सही। फ्यूल से आप वो चीज़ वैल्यूएट कर सकते हैं कि आज का फ्यूल तो इतना है और आप मुझसे इस चीज़ को इतने अमाउंट पर चार्ज कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है। थर्ड, आपका जो करेंसी कन्वर्जन है वो शिपिंग लाइन्स भी चार्ज करती हैं। आपका 280 रुपीज़ का अगर आपने बाय किया है तो वो आपसे 288 रुपीज़ ले रहे हैं, तो वो किस सही। कन्वर्जन से चार्ज कर रहे हैं? आपका जो नेशनल बैंक है आपको एक टैरिफ देता है, एनबीपी आपको एक टैरिफ देता है, स्टेट बैंक आपको टैरिफ देता है, तो आप उस टैरिफ को अप्लाई कीजिए। सही। मोस्ट लाइकली जब हम नेगोशिएट करना शुरू करते हैं तो इन्हीं बेसिस पे करते हैं कि मेरे पास तो टैरिफ ये है, आप ये हायर चार्जेस क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी जो नेगोशिएशन होती है शिपिंग लाइंस पर, वो इसी एक्सपर्ट ओपिनियन पर होती है कि ये चीज़ें आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन एज अ यूज़र तो नहीं कर सकता ना, आप तो डायरेक्ट मतलब मेन बंदों से बात कर रहे हो, हम एक फ्रेट फॉरवर्डर से, तो ये नेगोशिएशन नहीं कर सकता ना। नहीं, कोई कस्टमर शिपिंग लाइन से नेगोशिएट नहीं कर सकता, हाँ, नहीं कर सकता, ये फ्रेट आपको फॉरवर्डर एंटरटेन ही। नहीं करेगा। एंटरटेन इसलिए नहीं किया जाता कि आप सिंगल कंटेनर वैल्यूज़ के साथ हैं, और अगर कोई 200 ट्यूज आप अपने पास रखे हों बुकिंग के हवाले से, तो आपसे क्या बात कही जाएगी कि आप इतने अमाउंट में ये बस एडजस्ट ये कर सकते हैं। हाँ। वहाँ फिर आप एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे कि ये एडजस्टमेंट आप करवा सकते हैं। मेरे पास 200 ट्यूज़ हैं तो मैं एग्जैक्टली अपनी जो वैल्यूज़ हैं उसमें रहते हुए कोई भी बात उनसे एडजस्ट करवा सकता हूँ कि ये करेंसी एडजस्टमेंट इस अमाउंट पर होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इसमें देखा बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन है। टेक्नोलॉजी का क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हो कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी, जैसे एआई की हमने थोड़ी बहुत बात की थी कि चीज़ आ रही है, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम अभी मज़ीद डेवलप हो रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ आ रही है इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो जाए? हमारे पास इम्प्लीमेंट तो हो चुका है। चाइना की जो आपकी डिटेल्स हैं प्रोडक्ट की, वो डायरेक्ट आपका जो कस्टम डेटा है उसमें आती है। विबॉक जो इसकी बात वीबॉक की बात हो रही है, वीबॉक और पैक्स, अभी एक नया सिस्टम आया है जो ऑनलाइन डेटा है वो ट्रांसफ़र होता है चाइना से और डायरेक्ट आपके कस्टम विंडो में आ जाता है। आपका जो ठीक बिल ऑफ है। लेडिंग है वो इसीलिए आपको वेरीफाइड किया जाता है कि जो डेटा कस्टम के पास मौजूद है क्या वो वेरीफाइड डेटा है। ये बिल ठीक ऑफ है। लेडिंग आपके उस डेटा को वेरीफाइड कर रहा है जो चाइना से पाकिस्तान कस्टम ने लिया है। तो आप तो पहले से ही इस प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं। सही। सिर्फ चाइना से ये डोमेन आप पूरी तरीके से ओपन करें, जो डिफरेंट ओरिजिन्स हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं, आप सब की तरफ जाएं। सबसे एक डेटा शेयरिंग जो है वो ज़रूर रखें, उसमें आपको बड़ी विजिबिलिटीज़ मिल जाएंगी, पॉसिबिलिटीज़ आपकी बढ़ी जाएंगी। आपके पास पहले एक प्रॉब्लम चला था बीच में कि मैक्सिमम वेट आप कैरी करना है किसी भी कंटेनर में, उसमें एक हमें प्रॉब्लम आना शुरू हुआ कि नीचे के जो फ्लोर्स हैं वो ब्रस्ट होना शुरू हो गए। अब एक कस्टमर को मैंने एक कंटेनर दिया कि आप 10 टन कार्गो जो है वो लोड करके मुझे प्रोवाइड कर दीजिए यार्ड पर। अब वो कस्टमर जो हैं वो अपनी साइकी के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब मैं 10 टन क्यों, मैं 12 टन जो है वो इसमें लोड करवा कर और पोर्ट पर पहुंचा देता हूँ। कंटेनर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है ना वो 10 टन की है। सही। अगर मैं इस कार्गो को 12 टन पर ले जाऊंगा तो फिर क्या होगा, इम्पैक्ट करेगा, नीचे के फ्लोर डैमेज होंगे, साइड वॉल डैमेज होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे उस प्रिकॉशन को भी सामने रखना है जो मेरी इंडस्ट्री में रिवाइव करती है। सही। अगर 10 टन उस पर अप्लाई हो रहे हैं वेट तो 10 टन ही होना चाहिए, एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर कस्टमर 12 टन मेरा कार्गो लेना चाह रहा है या एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो मुझे उसके लिए डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करना है।
सही। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड कंटेनर होता है और एक हैवी ड्यूटी कंटेनर होता है। अगर मैं हैवी ड्यूटी कंटेनर दे रहा हूँ तो मेरी एक साइकोलॉजिकल सिचुएशन ये होगी कि ठीक है, साइड वॉल कहीं नहीं जाती, फ्लोर सही। कहीं नहीं जाता। ये टेक्नोलॉजी अब हमें दे देनी चाहिए कि मेरा जो कस्टमर है उसको फेमिलियर हो जाना चाहिए चीज़ों के साथ। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट बननी है तो अटैच हो जानी चाहिए। सही। अगर कस्टम आपका कंटेनर स्टॉप कर रहा है या फाइन पेनल्टी कर रहा है तो उसमें आपका नुकसान है। आपने जो शिपिंग जोन है उसको फॉलो करना है। इनवॉइस पैकिंग लिस्ट सही है। अटैच होनी चाहिए तो होनी चाहिए। कमर्शियल इनवॉइस पैकिंग लिस्ट तकरीबन जो सप्लायर्स हैं वो नहीं लगाते हैं किसी भी रीजन से। सही। और उसमें उनको क्या फ़ायदा होता है, वो चाहते हैं कि हम अंडर इन्वॉइसिंग करें। अंडर इन्वॉइसिंग कौन करेगा? यहाँ पर जो मौजूद कस्टम डेटा है उसमें मैनिपुलेट होगा। इसमें नुकसान किस चीज़ का है? नुकसान इस चीज़ का है कि मेरा जो गवर्नमेंट इदारा है वो एक टैक्सेशन से महरूम हो जाएगा। अब उसमें डिफरेंट जॉब्स भी हो सकती हैं, डिफरेंट तरीक़ेकार भी हो सकता है, लेकिन जो स्ट्रेट अवे एक चीज़ मेरे फंड जनरेट हो सकते हैं, मेरी टैक्सेशन हो सकती है किसी इंपोर्ट पर, किसी एक्सपोर्ट पर, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल सकता है, वो रेवेन्यू हम जनरेट ही नहीं कर पाते। किस वजह से नहीं कर पाते? कि इनवॉइस पैकिंग लिस्ट लगी हुई नहीं होती। एक छोटा सा फ़ाइन होता है, समटाइम्स 5000 हो जाता है, समटाइम्स 10,000 हो जाता है। इस फ़ाइन पेनल्टी पे आपका वो क्लियर हो जाता है प्रोडक्ट। लेकिन उसमें नुकसान किस चीज़ का है? नुकसान इस चीज़ का है कि एक पाकिस्तान जो एक अथॉरिटी रखता है चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में, कस्टम का एक इदारा, वो उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने अभी तक अपने कस्टमर को इस चीज़ के लिए फेमिलियर नहीं किया कि आपने एक इनवॉइस पैकिंग लिस्ट अपने कार्गो के साथ अटैच करवानी है। सही। इसमें मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए और उस चीज़ को अप्लाई भी करवाना चाहिए। अगर ये चीज़ अप्लाई होती है तो इसमें मेरे कस्टमर का फ़ायदा है। फ़ायदा किस सेंस में है कि जो डिक्लेयर वैल्यू है वो उस पर ही ड्यूटी एंड टैक्सेस पे करेगा। सही। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाउंड होता तो इसका मतलब कोई भी ड्यूटी और टैक्सेस उसे अप्लाई करवाए जा सकते हैं, किसी भी किस्म का फ़ाइन पेनल्टी हो सकता है उस पर। तो ये बहुत सही। इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, मैं पैकेजिंग भी, जैसे आपने पैकेजिंग की बात की, तो पैकेजिंग इन्वॉल्व करती है फ्रेट फॉरवर्डिंग के अंदर, आज के टेक्नोलॉजी के अंदर? जैसे अगर हम तो एक वेट के हिसाब से लेते हैं कि पैकेज करना है, क्योंकि पैकेजिंग की से मुराद मेरी ये कि उसको पैक कर दे किसी भी आइटम को, वो इम्पॉर्टेंट होती है उसके अंदर, या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें? नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे समझ लीजिए कि एक जर्नल प्रोडक्ट को मैं नॉर्मल तरीके से रैप अप करके ले आता हूँ, कॉटन में रखा और रैप किया और ले आया। अब इसी तरीके से एक प्रोडक्ट है मेरा डेंजरस गुड्स। डेंजरस गुड्स को मैं किस तरीके से पैक करूँगा? डेंजरस गुड्स के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक है आयाटा पैकिंग। आयाटा पैकिंग को अगर मैं फॉलो नहीं करूँगा तो कैरियर मेरा मुझसे ये बुकिंग लेगा नहीं। सही। आयाटा प्रूफ पैकिंग जो है वो अप्लाई होती है। आयाटा प्रूफ पैकिंग में तरीक़ाकार ये होता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशंस पर काम कर रहे होते हैं, उसमें मार्किंग और लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि ये जो कार्गो मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ ये इनफ्लेमेबल है, किस क्लास का कार्गो है, हाईली इनफ्लेमेबल है या हीट रेजिस्टेंस कार्गो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हैज़र्डस की बात कर रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल्स में हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अगर मेरा प्रोडक्ट है रेड फॉस्फोरस, माचिस की जो कंजम्पशन है हमारी रेड फॉस्फोरस की है, ये आती हैं ड्रम्स फॉर्म में। अच्छा, ठीक है। ठीक, अब ये ड्रम्स फॉर्म में कैसे आ जाती होंगी और इस कार्गो को हम डीकंसोलिडेट करके कैसे निकाल लेते हैं? उसके लिए हमें इसको बहुत ज़्यादा रेयर केसेस हैं हमारे कि हम कोई पैकिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। हम पैकिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी भी हवाले से। जर्नल कमोडिटी या जर्नल गुड्स हैं तो हम उसको वेल पैक्ड अपने पास लेते हैं, और अगर हमें पैकिंग कंडीशन सही नहीं मिल रही तो हम अपनी वेयर हाउस में उसको पैक करते हैं, और जो भी आयाटा रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हम उसको फॉलो करते हैं। फ्रेजाइल आइटम है, अगर फ्रेजाइल आइटम में कोई ग्लास टाइप चीज़ है तो मैं हैंडल विद केयर लाजमी लगाऊंगा। वजह, जो लोड कर रहा है कार्गो उसे ये आइडिया हो कि ये फ्रेजाइल आइटम है। फ्रेजाइल आइटम जब वो हैंडल करेगा तो एग्जैक्टली उसको ये आइडिया रहेगा कि ये ब्रोक हो सकता है, उस डैमेज को मुझे कंट्रोल करना है। तो पैकिंग इज़ रियली अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फ्रेट फॉरवर्डर तो इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते ना, कि अगर आइटम अंदर टूट गया या कुछ हो गया वो नो तो नो, वी टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सास। हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमारे पास पहली चीज़ है सर्विस जो हम दे रहे हैं, मतलब इंडस्ट्री है हमारी वो। दूसरी चीज़ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब मैं कोई प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो पहले मैं उसकी नॉलेज लूँगा
कि ये प्रोडक्ट मुझे किस पैटर्न पे ले जाएगा। अगर कोई फ्रजाइल आइटम है तो मैं अपने कस्टमर को एडवाइस करूँगा कि सर इंश्योर करवा लीजिए। और अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को अपने कस्टमर के साथ शेयर नहीं करता तो ये फिर ज़्यादती होगी। अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट है जो इसी टाइप का है जिसमें मुझे समझ में आता है कि इंश्योर्ड होना चाहिए तो मैं इंश्योरेंस प्रोवाइड करूँगा। और जब आपकी लोडिंग हो रही होगी तो मैं उसमें लोडिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन पास आउट करूँगा कि इसको किस तरीके से हैंडल करना है, स्टफिंग इसकी किस तरीके से होनी है, स्टैंडर्ड स्टफिंग होनी है, टेक्निकल स्टफिंग होनी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल स्टफिंग ये होती है कि तमाम कार्गो लोड हो जाए, उसके बाद जब लास्टली मैं इसको लोड करूँ तो इसमें प्रिकॉशंस लूँ, मतलब एक्स्ट्रा पैकिंग जो मटेरियल है वो यूज़ करूँ, जो इसकी पैकिंग, साइड पैकिंग्स, बॉटम पैकिंग्स, रूफ पैकिंग ये लगाऊँ ताकि मेरा कार्गो डैमेज ना हो सके। आदिल भाई, ये न्यूज़ पे बहुत आता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें और किन किन कंट्री के साथ हमारा इस वक्त करंटली है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी और अप्लाई करने के लिए भी। FTA कहलाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारी जो 3 कंट्रीज़ हैं उनके साथ हैं। पहला श्रीलंका, सेकंड चाइना, और थर्ड जो है मतलब मलेशिया कह सकते हैं। ठीक है। हमारे पास जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी यूटिलाइजेशन बहुत कम लोगों को पता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ये अलाउ करती है कि आप एक ऐसा ट्रेड जोन बनाइए जहाँ पर बैरियर्स कम हो। चाइना से हमारा इंपोर्ट बढ़ने का बहुत ज़्यादा मामला क्या है, उन्होंने हमें एक FTA दिया हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। श्रीलंका अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज सी सिचुएशन में रहा, लेकिन उसने हमसे FTA का जो एग्रीमेंट था वो स्टॉप नहीं किया। मलेशिया से हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के हिसाब से FTA हम वहाँ अप्लाई करते हैं। FTA के अलावा हमारी जो सार्क कंट्रीज़ हैं उसमें भी ट्रेड रेगुलेटरी का जो मामला है वो आता है। मोस्टली लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, वजह अवेयरनेस नहीं है। FTA की ही अभी तक जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो पाई पाकिस्तान में। कोई भी कस्टमर पाकिस्तान से अगर इंपोर्ट कर रहा है तो उसे FTA के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि FTA का बेनिफिट क्या होगा। FTA का बेनिफिट आपको ये होगा कि अबाउट $45 में आप FTA लेंगे। उस FTA के बिहाफ पर आप पाकिस्तान कस्टम से एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ड्यूटी टैरिफ स्ट्रक्चर में रिलीफ ले लेंगे। सही। तो ये वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो आपको क्या दे रहा है, एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है जिसकी अवेयरनेस आपको होनी है। अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो आप अपनी हाई प्राइस वैल्यू पर एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करेंगे और फिर उस पर अगर ये रॉ मटेरियल है तो मैन्युफैक्चरिंग आपका हायर कॉस्ट पे हो जाएगा। बेसिकली आपका कॉस्ट जो होगा वो प्रोडक्शन यूनिट का अगर कॉस्ट है तो एग्जैक्टली आपकी जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हायर हो जाएगी। आप सेल आउट कैसे करेंगे? इसी वजह से हमारी इंपोर्ट बढ़ रही है कि हमने चाइना से किया हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और कोई ड्यूटी नहीं लगती हमें। ये कहना चाहते हैं? आपके इंपोर्ट बढ़ने का सिर्फ ये रीज़न नहीं है, आपके इंपोर्ट के बढ़ने का रीज़न एक ये भी है कि आप इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री ही रहना चाहते हैं। आप हमेशा रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, आप हमेशा फिनिश प्रोडक्ट मंगवाते हैं, आप कोई भी इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्यों नहीं करते? सही। अगर मैं एक सीरियस नोट पे आपसे बात करूं कि आप एक टाइम फ्रेम तक किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट लेते रहें, वो सिर्फ इंपोर्ट और फिनिश फॉर्म में आप तक पहुंच रहा है। आप उसको यहाँ मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करते हैं? आप जिस दिन उसको यहाँ मैन्युफैक्चर करना शुरू करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। आप एक प्लांट की फॉर्म में क्यों नहीं रखते, एक प्लांट ओपन क्यों नहीं करते उसके लिए? अगर कोई सेकंड कंट्री देखते हैं हम, पाकिस्तान के अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया है। हम अभी तक एक ही चीज़ में उलझे हुए हैं कि हमें एक फ़िनिश प्रोडक्ट चाहिए। हम मैन्युफैक्चर क्यों नहीं करना चाहते? हम अपना एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ाना चाहते? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो वही आप तो इन चीज़ों से बाहर आ जाएंगे ना, कि मतलब आप ये दूसरे जो जोन्स हैं इनकी तरफ देखते हैं कि मुझे इतना एड मिल जाए तो मेरा ये 3 मंथ्स का जो पीरियड है ये निकल जाएगा, तो मैं एक्सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं जा रहा, मैं इंपोर्ट की तरफ ही क्यों जा रहा हूँ? वजह मेरी जो सोच है वो अभी तक यही है कि मुझे एक फ़िनिश फॉर्म में प्रोडक्ट चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करनी।
जिस दिन मुझे ये लगेगा कि अब मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है, मुझे प्लांट्स लगाने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ लगानी चाहिए, मुझे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें रोज़गार देना है, मैं पाकिस्तान नहीं अपने लोगों के साथ सिंसियर हो जाऊँगा, तो हालात चेंज हो जाएंगे। मैं फिर इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट पे बिलीव कर रहा हूँ कि मुझे सही। एक्सपोर्ट बढ़ाना है अपना। मुझे इंपोर्ट ही क्यों बढ़ाना है, मुझे अपना जीडीपी बढ़ाना है, तो उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ानी है। आज मेरा जीडीपी जो है वो माइनस से शायद ज़ीरो पर आया है, वो भी बड़े मुश्किल से, जब आपने ये फ्यूल प्राइस और ये फ्लक्चुएशन ऑफ तो थोड़ा गोल्ड ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो हम मिस कर गए वो क्या चीज़ थी? सबसे इम्पोर्टेंट और हार्ड ये था कि हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी। आपने एक स्पोर्ट्स गुड इंडस्ट्री बनाया था, सियालकोट आपका एक जोन है स्पोर्ट्स का, आपने उसको भी ख़त्म कर दिया। फैसलाबाद जोन आपका बेहतरीन किस्म का क्लॉथ डेवलप करता है, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है आपका, आपने उसे यानी ख़त्म कर चुके हैं आप। तो आप करना क्या चाहना है? पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपने अगर सिर्फ इंपोर्ट ही करना है तो एक्सपोर्ट का बिल्कुल क्लोज कर दीजिए। सही। आप एक नया लॉ लगाइए, एक नया लॉ इम्पोज कीजिए कि हम जितना भी इंपोर्ट करेंगे उसका 50% जो है वो सब्सिडी के तौर पे हम कस्टमर को देंगे। आप ये सही। देखिए कि आप मतलब शायद जो दुबई है, दुबई की मार्केट से आगे निकल जाएंगे। दुबई आपको क्या चीज़ प्रोवाइड करता है? ड्यूटी फ्री स्ट्रक्चर ही तो देता है ना। आप बिल्कुल ऐसा ही। ड्यूटी फ्री स्ट्रक्चर दे दीजिए। आपको इंपोर्ट ही करनी है ना, आप एक मार्केट बनाइए, आप क्रॉस स्टफिंग करवाइए यहाँ पर। आप इसी पोर्ट से इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेंगे कि आप सोच में रह जाएंगे। आपने अभी तक पोर्ट की यूटिलाइजेशन नहीं करी। पोर्ट कैसे यूटिलाइज़ किए जाते हैं? पोर्ट पर वर्क किया जाता है, काम किया जाता है। किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, मतलब पाकिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रेवोल्यूशन कैसे आते हैं? आप प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, वैल्यूज़ की तरफ जाते हैं। अभी तो हमने सही। प्रोडक्ट ही डिसाइड नहीं किया है, अभी हमने प्लेस ही डिसाइड नहीं किया। दुबई, जैब्जा, डेब्जा ये कैसे बन गया? मैन पावर थी उनके पास? बिल्कुल भी नहीं। टेक्निकल सपोर्ट थी? बिल्कुल भी नहीं। कहाँ से डेवलप किया? एक सोच, एक सही। विजन। मैं कराची के AICT से क्या चीज़ नहीं कर सकता? मुझे क्रॉस स्टफिंग की इजाज़त दीजिए। मैं आपका जो 3PL है वो पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, सही। 2PL पाकिस्तान से करना चाहता हूँ, B2B पाकिस्तान से करना चाहता हूँ। मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये पोर्ट बिजी होंगी तो रेवेन्यू जनरेट करेंगी, आपकी जो बेरोज़गारी है वो दूर हो जाएगी, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। तो ये सही। इस स्केल पे मैं कब सोचना शुरू करूँगा? मेरा ये स्केल नहीं बन पा रहा, मेरा विजन ही नहीं है। दुबई में क्रॉस स्टफिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अगर अपने पोर्ट पे क्रॉस स्टफिंग करना शुरू कर दूँ तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मुझे अलाउ नहीं मिलता चीज़ों का, और क्यों नहीं मिलता? मेरा विजन नहीं, बस। ठीक है। अच्छा, इसमें कितने किस्म के मॉड्यूल्स होते हैं, मतलब इसमें FF के अंदर हम फ्रेट फॉरवर्डिंग में बात करेंगे फ्रेट फॉरवर्डिंग देखिए बेस्ट करता है 9 मॉड्यूल्स पे। अब 9 मॉड्यूल्स में 7 मॉड्यूल्स जो है ना वो इम्पेक्ट करते हैं आपको, कि आप एक कंप्लीट फ्रेट फॉरवर्डिंग को कैसे समझते हैं, फ्रेट फॉरवर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट मॉड्यूल आपको बताता है कि फ्रेट फॉरवर्डर बनने के लिए आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास क्या होनी चाहिए? IATA की अप्रूवल होनी चाहिए, PIFA की अप्रूवल होनी चाहिए, आपका एक सिस्टमेटिक काम होना चाहिए, लोग कितने होने चाहिए, कस्टमर सर्विस आपका क्या करेगा। उसके बाद सेकंड मॉड्यूल में आपको वो चीज़ें मिलती हैं जो कस्टमर साइड पर होती हैं, कि कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थर्ड मॉड्यूल में आप देखेंगे। फोर्थ मॉड्यूल में आप समझेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मोड क्या है, मतलब रोड ट्रांसपोर्टेशन, लैंड ट्रांसपोर्टेशन, रेल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ये आपका फोर्थ ग्रेड आ जाता है। फिफ्थ ग्रेड में आपने पोर्ट कस्टम्स को समझना होता है। सेवन्थ ग्रेड जो आता है आपका वो इम्पेक्ट करता है आपकी जो ओरिजिन्स हैं या डेस्टिनेशंस हैं, उनकी कस्टम्स को, उनकी चीज़ों को समझना, ये आपके लिए इम्पेक्ट करता है। ये 7 मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, करंटली अभी ग्लोबल ट्रेड के अंदर अभी हम देख रहे हैं लेबर को आप कैसे मैनेज करते हैं कि उसके अंदर काफ़ी मतलब चैलेंजेस होते हैं, डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर लेबर्स हैं, तो उसको फिर आप कैसे मैनेज कर रहे होते हैं? लैंग्वेज बैरियर्स तो कोई नहीं है। लैंग्वेज बैरियर्स इसलिए नहीं है कि अगर मुझे किसी से काम लेना है तो मुझे उनको 2 चीज़ें समझानी है। पहली चीज़ सेफ्टी और सिक्योरिटी। अगर मेरा स्टाफ सिक्योर है, मेरी चीज़ें सिक्योर हैं, तो मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। अगर मैं सेफ्टी सिक्योरिटी अपने स्टाफ की नहीं रख पाता तो मैं कोई काम तरीके से नहीं कर सकता। दूसरी चीज़ उनके लिए ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना। उसके लिए मुझे अपनी जो ज़ात है, मेरी जो अपनी सेल्फ़ है,
उसको एक्टिवेट करना होगा। मतलब पहले मुझे वो अप्लाई करना होगा जो मैं उनसे करवाना चाहता हूँ। अगर मैं वो चीज़ खुद अप्लाई करूँगा तो आई डोंट बिलीव कि वो इस तरीके से मेरी प्रेजेंस में वो चीज़ें ना करें जो एग्जैक्टली उन्हें करनी चाहिए। अच्छा, कभी डिस्प्यूट भी हमने देखा होगा कि आ जाता है, मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है जी। कि एक आइटम था, निकला है, बीच में गायब हो गया। तो आप एक फ्रेट फॉरवर्डर की जिम्मेदारी, क्योंकि अभी तो मुझे पता ही नहीं कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल बिल्कुल। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वी है टुक अगर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेसिक है कि जब मैंने आपका कार्गो पिक किया था ना ओरिजिन पर, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ पैकेजेस भी थे, मेरे पास आपके कार्गो की डिटेल्स भी थी, पैकिंग भी थी। जब मैंने वहाँ से मूव किया है तो वो कंप्लीट कार्गो आया है, पैलेट फॉर्म में आया है। अगर वो पैलेट खुल गया है तो किस जगह पर ओपन हुआ है, और पैकिंग डैमेज है तो वो क्यों डैमेज है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ओरिजिन पर आपका जो कार्गो है उसकी भी पिक्चर्स लूँगा, पैकिंग भी करवाऊँगा, और अगर खुदा ना खास्ता आपकी कोई पैकिंग में प्रॉब्लम है तो मैं उसको रीपैक करवाऊँगा। रीपैक करवाने के बाद जो रैपिंग हुई है वो भी आपको बताऊँगा कि सर ये दोबारा रैप हुआ है, और होने का रीज़न ये था कि मुझे शिपर प्रीमिसेस से इसकी प्रॉपर पैकिंग नहीं मिली थी। आपका कोई एक सिंगल पीस मिस हो जाता है, वहाँ से ओरिजिन से सही निकला है, डेस्टिनेशन पर आके मिस हो जाता है, तो मुझे यार्ड को चेक करना है, वेयर हाउस को चेक करना है, यार्ड पर मेरा कंटेनर ओपन हुआ था क्या। अगर कंटेनर ओपन हुआ है तो किस फॉर्म में हुआ है, कि पूरा कंप्लीट कार्गो बाहर आया है, कंप्लीट कार्गो नहीं आया, क्या सिंगल मेरा पैलेट खुला है, तो वो पीस कहाँ है, वो जो आपका मिसिंग पीस है मुझे वहाँ से फाइंड आउट करना है। अगर मुझे टर्मिनल से नहीं मिलता तो मुझे वेयर हाउस से मिलना है। आपका कार्गो जाएगा कहीं नहीं, मेरे ही सिस्टम में, और मिस भी नहीं होने दूँगा। दूसरी चीज़ ट्रैकिंग, ये तो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी थी। दूसरा सिस्टम है ट्रैकिंग का। मैं ट्रैक करूँगा कि मेरा जो गुड्स है वो किन डायमेंशन से होता हुआ है। कहीं पर मेरे कंटेनर में कोई इस तरह का प्रॉब्लम था कि कस्टम ने होल्ड किया, अगर कस्टम होल्ड हुआ है तो कस्टम इंस्पेक्ट करेगा, और कस्टम इंस्पेक्ट में कोई भी चीज़ रिक्वायर की जाएगी तो कम्प्लीटली दी जाएगी आपको, और उसके अगेंस्ट आपको एक डिटेल फॉरवर्ड की जाती है कि आपका ये प्रोडक्ट जो है वो एग्जामिन हुआ है तो किस बिहाफ पे हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट कहीं नहीं जाएगा। तो उसका डिस्प्यूट का क्या तरीक़ेकार होता है? आप उसको फिर 100% रिफंड कर रहे होते हैं, या उसका ओरिजिनल वैल्यू या उसकी सेल वैल्यू? अगर डिस्प्यूट मेरा है, मतलब मुझसे मुराद ये है कि कोई कार्गो आपका आया और मिस हो गया वेयर हाउस से, तो उसकी 100% वैल्यूएशन होती है। 100% से मुराद क्या आपकी परचेज से होती है या सेल प्राइस होती है? ये आपका इनवॉइस प्राइस होता है। अच्छा, इनवॉइस प्राइस करेंगे, क्योंकि आपने इनवॉइस वैल्यू पे डिक्लेयर किया है ना उस प्रोडक्ट को। आपका जो प्राइस है एग्जैक्टली आपने वो प्राइस मेंशन किया है जिस प्राइस पर आप पाकिस्तान में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन में उसी प्राइस से करूँगा जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट पे मौजूद है। हाँ, ये हो गया। वरना मुझे कन्फ्यूजन होती थी कि यार सेल प्राइस मिलेगा शायद, आई थिंक, क्योंकि वो तो बेचने के लिए लेके जा रहा है ना। आप तो सेलिंग प्राइस है, आपने तो इम्पोर्ट प्राइस पे किया ना, तो आपको इम्पोर्ट प्राइस पे मिलेगा। ड्यूटी तो हम इम्पोर्ट प्राइस पे दे रहे, तो वही पूरा 100%। अच्छा, तकरीबन नॉर्मली पाकिस्तान में हमारे पास अगर देखें तो किस तरह के हमें डिस्प्यूट आते हैं, तो मैंने देखा है अभी जो चीज़ मैंने नोट की है, हमारे यहाँ अगर समझा जाए ना, जैसे अगर किसी चीज़ को फ्री कर दें, यानी कि सोलर प्लेट्स हैं वो फ्री हैं, अभी आप इंपोर्ट कर सकते हैं मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, तो मैंने देखा था उसके अंदर गाड़ियाँ भी आ रही थी कंटेनर में, कुछ भी मेरे बंदे ने बताया कि गाड़ियाँ हैं, कोई चीज़ इस तरह से ला रहे हैं उस HS कोड पे। तो ये क्या मैनिपुलेशन है, इसको थोड़ा सा बताएंगे, ये क्यों होता है और कि क्या वजह है? सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है या सब जगह होता है? देखिए, सोलर टेक्नोलॉजी जो है ना, इस पर अभी 16% का कहा गया था कि एक टैक्सेशन जो है वो अप्लाई की जाएगी फ्रॉम जनवरी। अभी तक नहीं हुआ। अच्छी चीज़ है, नहीं हुआ। अच्छा, ना होने का रीज़न ये है कि आपके पास जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। विंड टेक्नोलॉजी आ गई, विंड्स ज़्यादा बेहतर है शायद सोलर से। विंड टेक्नोलॉजी आपको पूरा एक स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं करना पड़ रहा, आपने एक विंड लगाना है और उस विंड से टरबाइन को कनेक्ट करके और आपका जो सिस्टम है वो चलेगा। अच्छा, मैं टरबाइन को इतना अच्छे तरीके से क्यों जानता हूँ? मैंने आपसे पहले कहा कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहा हूँ तो मुझे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए उसकी, सही, कि वो प्रोडक्ट मेरे पास कहाँ कंज्यूम होगा। सोलर पैनल का मसला ये है कि सोलर पैनल्स हमारे पास महंगे आ रहे हैं अभी भी मार्केट से। अगर हम डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ को देख रहे हैं तो वो जो सिर्फ उसकी प्लेट का साइज़ है, उस साइज़ का बल्ब जिसे आप कहें, जिससे वो फोकस करके और सोलर एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहा है, तो सिर्फ वो लगाए जा रहे हैं।
मेरे पास तो पैनल जो है वो एग्जैक्टली एक हार्ड साइज़ है मेरे लिए कि इसको मुझे अरेक्ट करना है। अरेक्शन के लिए मुझे एक डिफरेंट टाइप का जो है वो 45 डिग्रीज पर ले जाके उसको सेट करना है, फैब्रिकेटिंग करवानी है, तो ये अदर एक्सपेंस है मेरा। यूरोपियंस साइड पर सिर्फ इनके जो सेल्स हैं वो पेस्ट किए जा रहे हैं वॉल्स पर और डिफरेंट ग्लासेस पर, बिल्कुल ऐसे ही सोलर हाउस के नाम से। तो मैं पैनल क्यों परचेज़ करूँ सर? मेरा कंज्यूमर इतनी हाई वैल्यू प्राइस पे ऑफ करने के बाद 16% भी पे करे। रीज़न, मुझे अवेयरनेस देनी है मेरे कंज्यूमर को कि बॉस आपकी यहाँ सेविंग्स हो सकती हैं, तो आप एग्जैक्टली सेव कीजिए और अपने जो एग्जैक्टली आपका जो अमाउंट है उसे कहीं सही जगह इन्वेस्ट कीजिए जहाँ से आपको अर्निंग हो। तो ये जो इस तरह से करते ही हैं, मैंने जब बात कही तो इसमें क्या तरीके का इस तरह से होता है हमारे पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं और इसलिए भी होती हैं कि लोगों को नॉलेज नहीं होती है। एक HS कोड है जिस पे आपको 15% ड्यूटी जो है वो पे ऑफ करनी है। अब 15% ड्यूटी आपने पे ऑफ करने से बचने के लिए आपने 0% वाला जो आपका HS कोड है वो अप्लाई कर दिया। सही। आर यू श्योर कि ये 0% वाला जो ड्यूटी और टैक्सेस है ये आप जो है उसका बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। आपका जो कस्टम डिपार्टमेंट है ना, ये आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी तरीके से रखता है। आपको सिर्फ ये क्राइटेरिया दिया जाता है कि आप जो हैं वो प्रोडक्ट वन विंडो टू अनदर विंडो तक मूव कर रहे हैं, लेकिन जो कंप्लीट प्रोटोकॉल है वो कस्टम देता है आपको। आपका HS कोड वेरी कर रहा होता है कि आपकी ड्यूटी और टैक्सेशन कितनी बनती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक वैल्यूएशन है जो 3% पर है, तो मैं 3% वाली चीज़ को शायद इग्नोर कर दूंगा। सही। और 0% वाली चीज़ को मैं फ़ौरन से हाईलाइट करूंगा कि इस पर तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। 3% वाली को मैं फिर ज़रा कंसिडर करूंगा कि 3% तो मुझे मिल ही रहा है ना ड्यूटी और टैक्सेशन की मद में। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं 0% पे काम कर रहा हूँ तो 0% में फ़ायदा किस चीज़ का है? गवर्नमेंट आपसे ड्यूटी स्ट्रक्चर के तौर पर कुछ कलेक्ट करेगी तो अलाउ करेगी चीज़ों को इंपोर्ट के लिए। अगर आप ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो आप 0% पे तो सारे काम करके तो काम मतलब गवर्नमेंट नहीं करवा सकती आपसे। सही। इसके लिए प्रोटोकॉल्स फॉलो करना है। आपने कोई चीज़ मंगाई है सोलर्स पर 16%, आप वाली बात कि अप्लाई हो जाना चाहिए, लेकिन ये सोलर अभी भी मेरे पास एक्सपेंसिव है। और उसका रीज़न क्या है कि इससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। उसका स्कोप मेरे पास भी मौजूद है लेकिन मुझे अलाउ नहीं है। अगर मुझे अलाउ मिल जाता है तो यही सोलर पैनल जो आज 29,000 30,000 का है 585 वाट का, तो आई बिलीव ये 15,000 से भी कम में जाएगा। और उसका रीज़न ये है कि जो इस पर एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उसमें भी गारंटीड नहीं होता कि आपको A ग्रेड ही सोलर पैनल दिया जा रहा है। N टाइप भी आ गया है और आपका एक हीमो 6 के नाम से भी टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये तो अपग्रेडेशन है। आप इसके लिए रिवाइवल्स की ज़रूरत है। आप अपने जो कंज्यूमर हैं, आपकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप उसके हवाले से अपने आप को अपडेट कीजिए, मार्केट अपडेट कीजिए। आप अगर थर्ड वर्ल्ड में रहना चाहते हैं तो मतलब इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। इम्प्रूवमेंट के लिए अपने आप को अपडेट कीजिए। आप जो टेक्नोलॉजी डिफरेंट एरियाज़ में हो रही हैं, मिल रही हैं, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। अच्छा आदिल भाई, मुझे बताएं ग्रीन टेक्नोलॉजी का जो आप सुन रहे हैं आजकल, ग्रीन टेक्नोलॉजीज आ रहा है फ्रेट फॉरवर्डिंग में, इसमें आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं? हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे समझ लीजिए आप कि बहुत सारी चीज़ें हमारे पास स्क्रैप फॉर्म में आ रही हैं। सही है। आप ऐसा देख लीजिए कि अगर आप डिटेल्स निकालें, डेटा निकालें कस्टम का, तो उसमें मोस्टली स्क्रैप्स जो हैं वो हम पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। अब वो किसी भी शेप में हो सकते हैं, मेटल फॉर्म में भी हैं, स्टील फॉर्म में भी हैं, मोटर्स फॉर्म में भी हैं। तो ये आपके लिए मतलब एक स्ट्रेंज सी मार्केट है, स्ट्रेंज सी कमोडिटीज़ हैं। अच्छा, ये तो मेटालिक चीज़ें हैं जो आप समझ लेते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं जो बेसिकली बेस्ट करती हैं कार्बन पर। अब यूज्ड आपके पास आते हैं टायर्स। अब यूज टायर्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं। उसकी कंजम्पशन क्या है? व्हीकल्स में आप समझ रहे हैं कि व्हीकल्स में लग जाते हैं, वही यूज़ होता है हमारे यहाँ पर कटिंग्स होते हैं वो टायर्स। सही। 3 स्टेप्स होते हैं उसके। जो आपका टायर्स आता है वो 3 स्टेप्स में उसको कट किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है, यूटिलाइजेशन होती है उसकी। और समटाइम्स ऐसा होता है इसका बहुत ज़्यादा क्रशिंग करके इसको और डिफरेंट जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे सीमेंट्स हो गए आपके, इसमें इसकी यूटिलाइजेशन है।
इसमें तारकोल हो गया, उसमें आपकी यूटिलाइजेशन है। मतलब ये वाली जो प्रोडक्ट है ना, ये आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। ये एनवायरनमेंट के अलावा जो इंपोर्ट कर रहा है ये उसके लिए भी अच्छी इसलिए नहीं है कि मतलब मैं अपना एक थीसिस बता रहा हूँ कि कॉन्गो वायरस हमारे पास आया था, तो वो कहाँ से आया था? अफ्रीका से आया था। और अफ्रीका से कैसे आया था कि वो किसी एक कंटेनर में ओपन किया गया था और उस कंटेनर्स में जो मौजूद कमोडिटी थी वो टायर्स थे। वजह ये जो मॉस्किटोज़ होते हैं इनको ऐसी ही प्लेसेस चाहिए होती हैं जहाँ वो अपना टाइम एग्जैक्टली वो अप्लाई कर लें और ग्रोथ हो जाए उनकी। तो आई बिलीव कि ये वाली जो चीज़ थी हमारे लिए एक अलार्मिंग थी कि किस तरीके से किस पैटर्न पे हमने उस कंटेनर की हैंडलिंग कर ली और ये जो प्रोडक्ट था हमने इसको अलाउ कैसे कर दिया। दुबई जोन से हम आज के टाइम में किसी किस्म का कोई स्क्रैप इंपोर्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में। इवन एक्राइलिक शीट्स होती हैं प्लास्टिक की, वो भी हमें अलाउ नहीं किया जा रहा पाकिस्तान में कि आप इंपोर्ट कर सकें। सही। दुबई इज़ नाउ वेरी मच स्ट्रिक्ट टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एनी स्क्रैप। वजह इको एनवायरनमेंट, ई ग्रीन। आप अपनी फैसिलिटेशन बढ़ाइए। अगर फैसिलिटेशन आप दे सकते हैं तो किन चीज़ों में दें, अपनी प्रोडक्ट में दीजिए। वो फ्रेश प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए जो आपके लिए इन्वायरमेंटल फ्री हों। अब वो इन्वायरमेंटल फ्री आप जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी कंजम्पशन क्या है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, नेटवर्क है हमारे पास FITA यानी कि FIATA और IATA, ये क्या चीज़ है? इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। FIATA और IATA देखें, ये कोई नेटवर्क नहीं है, बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस है। इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन IATA। इसके लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि अगर मैं कोई फ्रेट फॉरवर्डर हूँ और मेरे पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करने का मामला है, मतलब दोनों चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे मेंबरशिप लेनी होगी IATA की। सही। IATA इंटरनेशनल एयर ट्रैवल एसोसिएशन है, ठीक है। FIATA भी इसी तरीके से है और FIATA के लिए आपको जो है वो मतलब इंटरनेशनली रिकग्नाइज होना पड़ता है। किन चीज़ों के लिए? कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, IATA होना चाहिए, फिर आपके पास बिल ऑफ लीडिंग जो है वो आपकी अपनी बनती हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी में आ जाते हैं। आपके पास स्टॉक जब आप अपना यूज़ करना चाहते हैं तो आपको उस सर्कल में आने के लिए मेंबरशिप का जो है वो सहारा लेना होता है। और वो सहारा इसलिए कह रहा हूँ कि अनटिल अनलेस आप ये मेंबरशिप नहीं लेते तो आप किसी भी किस्म की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसलिए समझना हमें पड़ेगा कि नॉन IATA जो होते हैं वो इंपोर्ट तो कर लेते हैं, आप कोई भी कार्गो बाहर से किसी भी रीजन से मंगवा सकते हैं, इसके लिए आपको IATA होने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बाय एयर, ये इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन है। तो बेसिकली अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं, कोई एक स्टॉक लेना चाह रहे हैं किसी एयरलाइन का, तो आपको इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ज़रूरी है। और जब ये आप ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप ले लेते हैं तो इसके बाद आप अपना स्टॉक जो है वो कस्टमर्स को देना शुरू करते हैं, जिसे एयरवे बिल कहते हैं। एयरवे बिल वही रेसिप्ट है जो आपको बाय सी में दी जाती है। सही। ठीक है। और जिसके बिहाफ पर आपका कार्गो रिलीज़ होता है, जो एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होता है कि ये कार्गो आपने एक ओरिजिन से दूसरे ओरिजिन तक मूव किया है, जिसमें आपकी फ़्लाइट शेड्यूल होगी, फ़्लाइट डिटेल्स आ रही होंगी, आपका एयरवे बिल बारकोड आ रहा होगा, आपकी स्पेसिफिकेशंस आ रही होंगी और IATA टैरिफ आ रहा होगा कि आपने इस IATA टैरिफ पर इस चीज़ को इंपोर्ट किया है। अपनी जर्नी में कभी अपनी ज़िंदगी में आपने कोई कॉम्प्लेक्स फ्रेट फॉरवर्डिंग का कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट किया हो जो आपको याद हो कि यार ये कॉम्प्लेक्स तरीन मेरा प्रोजेक्ट रहा है ज़िंदगी के अंदर, जिसके अंदर मैंने यहाँ ऐसे चीज़ को मैनेज किया और यहाँ इस तरह से मैनेज किया है? बिल्कुल। मैं अपनी लाइफ सर्कल में सिंगापुर में था और सिंगापुर एक हमारी एग्जीबिशन थी, उस सिलसिले में गया था और फिर एक कॉन्फ्रेंस थी, वो भी हमारी उसी बिटवीन हो गई थी। तो एक वेसल था जो बर्न हो गया था और उस पर तकरीबन हमारे कोई 15 कंटेनर्स थे। और 15 कंटेनर्स का मामला ये था कि वो कंटेनर्स थे जिनमें मशीनरीज थी और जिनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि मैं उस चीज़ को समझ नहीं पाता था कि मैं इसको किस तरीके से कंट्रोल करूँगा। इवन इफ़ के शिपिंग लाइंस जो हैं वो प्रॉपर आंसर नहीं कर रहे थे और किसी किस्म की कोई हमारे पास एक्टिविटी नहीं थी। एक जर्नल ऑब्जर्वेशन ये थी कि अब शायद
इस चैप्टर को हमें क्लोज़ कर देना चाहिए। लेकिन बस वो अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें थी। सिंगापुर में मौजूद था, एक कोशिश करी, मतलब आपसे पहले भी कहा कि 24/7 वाला काम होता है ये। तो शिपिंग लाइन से टाइम लिया, उनकी एक वो थी, पूरी एक प्रोसीजर था कि आप मतलब पाकिस्तान से आए हैं तो इसी कार्गो के लिए आए हैं या किसी और पर्पज़ के लिए भी आए हैं। तो मैंने एग्जैक्टली बता दिया उन्हें कि मैं एक एग्जीबिशन में भी आया था और एक कॉन्फ्रेंस थी वो भी अटेंड कर रहा था, लेकिन मेरा जो फोकस था वो इन कंटेनर्स को देखना और इनको सर्वे करना था। सर्वे के लिए मुझे अलाउ मिल गया कि आप सर्वे कर सकते हैं इन मशीन्स को। उन मशीन्स को सर्वे करने के बाद मुझे दो चीज़ें दिखी। पहली चीज़ ये कि जो मेरे 13 या 14 कंटेनर्स थे उनमें से 70 to 80% जो कार्गो था वो मेरा बर्न आउट हो चुका था। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ मैं अपने कस्टमर को कन्वे नहीं कर सकता था, उस चीज़ को मुझे फेस करना था। वजह, अगर मैं ये चीज़ डायरेक्टली अपने कस्टमर को बता दूं कि ये 60 to 70% बर्न आउट हो चुका है, तो आई बिलीव उसको एक जर्क सा लगेगा कि अब क्या करना है। ये जो शिपमेंट थी ये मूव हुई थी चाइना से और ये वाया सिंगापुर आ रही थी, और सिंगापुर जाने से पहले ही वेसल जो था वो बर्न आउट हो चुका था। जब तक वो बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद उस पर फायर एंड सिक्योरिटी वालों ने काम किया, मोस्ट ऑफ ऑल कंटेनर्स जो थे वो बर्न आउट हो चुके थे। इन सारी सिचुएशंस में बहुत सारे जो इम्पोर्टर्स थे उन्होंने अपना कार्गो जो है वो मतलब लीव कर दिया, कोई बात नहीं करी। लेकिन हमारी अप्रोच ये थी कि हमें अपने कस्टमर्स को सिक्योर भी करना है और एंटरटेन भी करना है। तो हमने अपनी जो वर्किंग थी वो स्टार्ट करी, इंश्योरेंस कंपनी को, सर्वेयर्स को हायर किया सिंगापुर में रहते हुए, उन्हें सर्वे करवाया। जो हमारे कंटेनर्स थे हमने उन सारे कंटेनर्स को सर्वे करवाने के बाद 100% जो रिटर्न था वो अपने कस्टमर्स को दिलवाया। सही। और बाद में उन्हें ये इन्फॉर्मेशन पास आउट करी कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी मशीनरीज हैं वो बर्न आउट हो चुकी हैं। सही है। तो उनको पेमेंट मिल गई पहले डायरेक्ट ही, वो जो भी अमाउंट था वो अपने का 100% जो इनवाइस 100% जो इनवाइस वैल्यूज थी वो उनकी सेटल की गई। जो फ्रेट था वो वेव किया गया, जो ओरिजिन चार्जेस थे वो वेव किए गए। मतलब हमने अपनी जो जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बहुत अच्छे से निभाई। और इन सारे चीज़ों को देखते हुए वो जो कस्टमर थे न्यू इंडक्ट हुए थे हमारे साथ, फिर उसके बाद लोग और मज़ीद जुड़ना शुरू हुए, और यही वो चीज़ थी जो हमें आगे तक लेकर गई। अगर किसी ने इसमें अंडर इनवाइस की भी होगी तो वो गया। अंडर इनवाइस वाली चीज़ें करते नहीं हैं। ऐसा करते नहीं है। हाँ, उसका रीज़न मैं आपको इसलिए बता देता हूँ कि जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं ना, जिस इनवाइस वैल्यू पे आप कार्गो इंश्योर करते हैं तो आपने वही अप्लाई करवानी होती है जो एग्जैक्टली आपकी मशीनरी या आपकी प्रोडक्ट की होगी। उसका रीज़न ये है कि ये एक रिस्क फैक्टर है। आप अगर अपनी वैल्यूज़ कम करेंगे तो एग्जैक्टली आपको रिटर्न भी उसका हाफ ही मिल रहा है। ये भी एक नुकसान हो सकता है। लेकिन हम लोग तो मुल्क को नुकसान पहुँचाने में लगे रहते हैं, तो ये नहीं होता कि किसी दिन हमें भी नुकसान पहुँच सकता है। ये वो चीज़ है जिसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी चीज़ को, कि अगर आपकी कंट्री अगर सर्वाइव कर रही है तो उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा अंडर इनवॉइस ही करना चाहता हूँ। मैं जो प्रोडक्ट प्राइस है, एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस है, वो मेंशन नहीं करना चाहता। अगर मैं एक्चुअल प्रोडक्ट प्राइस मेंशन करूँगा तो उसमें मुझे फ़ायदा है। इस तरह की हैपनिंग्स में मुझे कहीं ना कहीं प्रिविलेज मिलेगा। और कौन प्रिविलेज देगा? जो इंश्योरेंस कंपनी है। अगर आपने यही चीज़ अंडर इनवॉइस की हुई होती तो फिर आप कहाँ खड़े होते? आपको पूरी तरीके से सेटलमेंट नहीं किया जाता, पूरी तरीके से आपका रिटर्न नहीं दिया जाता आपको। जब हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया कि भाई पहले ट्रेन थी, रोड का भी है, ड्रोन भी आ रहा है, क्या आपको लगता है, क्या आपकी प्रोडक्शन है, आपका आइडिया है कि यार फ्यूचर में फ्रेट फॉरवर्डर जो है ना सिस्टम ऐसा होगा? जैसे एक होता है कि हमारा इतना एक्सपीरियंस हो गया 10-15 साल में, ज़्यादा ही होगा उससे भी। कितना एक्सपीरियंस तकरीबन आपका इस वक्त? मैं इस इंडस्ट्री में 2001 से हूँ। ठीक है, 20 साल का, तकरीबन 22 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि यार ये फ्यूचर में जो है ना फ्रेट फॉरवर्डिंग इस तरह से शेप हो जाएगा एआई की वजह से? मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन ये देना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ फ्रेट फॉरवर्डिंग प्रिविलेज करे, फ्लोरिश हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो जाएं, लेकिन आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा। सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी। आपकी जो फेडरेशंस हैं, आपके जो नेटवर्क्स हैं, आपके जो लोग हैं, उन्हें अपनी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो इंडस्ट्री है, उसके साथ सिंसियर होना होगा। सिंसियरिटी भी उस लेवल की कि आपने आने वाले लोगों के लिए एक रोड मैप जो है वो देना है। शिपिंग और फ्रेट फॉरवर्डिंग जो है ना, आज के इरा में
डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से किया जा रहा है। हमारी कंट्री में इसको उस तरीके से नहीं लिया जाता। हमें मतलब एक चीज़ बड़ी अजीब सी स्ट्रेंज सी फेस होती है कि मिडिल मैन। सही। अब मिडिल मैन वाली चीज़, आप एक कंसल्टेंट को मिडिल मैन कहेंगे तो फिर आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज और प्रोडक्ट का जो डोमेन है वो ख़त्म हो जाएगा। आपकी 1 बिलियन रुपीज़ की जो प्रोडक्ट है उसके लिए कोई आप एक्सपर्ट ही हायर करेंगे या आप कोई मिडिल मैन हायर करेंगे। अच्छा आदिल भाई, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहे, कोई पैगाम देना चाहे हमारे व्यूवर्स को? व्यूवर्स को बिल्कुल आपके चैनल के तवज्जो से, आपकी जो ब्रॉडकास्ट है इसके तवज्जो से ये बोलना चाहूँगा कि जो काम भी करें वो बहुत अच्छे से करें, सिंसियरिटी से करें, 100% दें। रिजल्ट जो हैं वो अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए, लेकिन एक्सक्यूज़ बिल्कुल भी ना रखिए। जहाँ एक्सक्यूज़ होते हैं वहाँ रिजल्ट्स नहीं होते हैं। आपने जो भी काम करना है 100% करना है। उसके बाद सही। जो चीज़ें डायमेंशंस अल्लाह ताला ने आपके लिए दी हुई हैं, अल्लाह ताला आपको देंगे। हर तरह का मामला जो है अल्लाह ताला की तरफ छोड़ दीजिए। ये जो फ़िशर होते हैं ये रोज़ाना की बेसिस पर समंदर में जाते हैं और अल्लाह ताला इनको वापस खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो आप अपना 100% दीजिए। अल्लाह ताला ने जो आपको देना है वो ईमानदारी और दयानतदारी में इंशाल्लाह मिलना है। अच्छा, एक सवाल मुझे आखिरी में भी याद आया कि एक सवाल मुझे है कि अगर कोई नया आने वाला है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट यहाँ पे हमारे पास, कोई ऐसा कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म कि वो चला जाए वहाँ पे, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स लगता है मुझे तो काफ़ी, तो वो जाके थोड़ा सीख सके। हमारा एक इदारा है पीफा, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन। ठीक है। अब वहाँ पर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं कि कुछ क्लासेस हो रही हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस के लोग वहाँ आकर एजुकेट कर रहे हैं और न्यू कमर जो हैं वहाँ से कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा लर्निंग भी ले रहे हैं। लेकिन आई बिलीव अभी भी बहुत कम है। जो आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन है वो वहाँ प्रेजेंट नहीं है। एक्सपर्ट ओपिनियन ये है कि जिन्होंने आपका कार्गो हैंडल फिज़िकल किया हो उनकी एक्सपर्टीज़ डिफरेंट होगी। एक थ्योरेटिकल जो बंदा होगा वो सिर्फ आपको थ्योरी ही बताएगा, प्रिकॉशंस नहीं बताएगा, सही। एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं देगा, टेक्निकल रीज़न नहीं देगा, अनटिल अनलेस वो खुद उस प्रोसीजर से ना गुजरा हो, उस सिचुएशन को उसने फेस ना किया हो। अगर कोई हैज़र्डस कार्गो का एक्सपर्ट है तो उसने एग्जैक्टली उस क्राइटेरिया में रहते हुए काम किया होगा तो वो आपको बता सकेगा कि आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और इसकी हैंडलिंग किस तरीके से करनी है। ऑटोमोबाइल वाला आपको बेहतरीन और एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। सिर्फ थ्योरेटिकल होना एक अच्छी चीज़ नहीं है, प्रैक्टिकल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ पर तकरीबन उनका कोई टाइम ड्यूरेशन है या कोई कोर्स का ईयरली बेसिस पे है, क्या है? टाइम ड्यूरेशन कोई नहीं है। मतलब सैटरडे संडे क्लासेस हो रही हैं, 9:30 से स्टार्ट हो रही हैं, 1 PM तक चल रहा है। अब वो फ्री बेसिक कोर्सेज़ हैं जो बेसिक में आपको कहीं से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो चीज़ें आपको वहाँ से मिल रही हैं, जो आई बिलीव बहुत ज़्यादा कम है। सही। अगर आपने कोई प्रोफेशनल लोगों को देना है, कोई प्रोफेशन बनाना है इंडस्ट्री में, मतलब ये तो इंडस्ट्री है ही एक प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशनल बनाना है तो उसके लिए आपने एक प्रोफेशनल अप्रोच भी देनी है उन्हें। सही। अब आप ये सोचें कि बेसिक चीज़ें बताकर आप उन्हें सिर्फ ये अपने सर्कल में ले लेंगे तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। वो एक टाइम फ्रेम तक आपके साथ रहेंगे, फिर इस इंडस्ट्री से अवॉइड करना शुरू कर देंगे। वजह इसमें जब प्रॉब्लम्स आती हैं ना तो आपने वो अकेले फेस करनी होती हैं, आपके साथ कोई फेस करने वाला नहीं खड़ा होता। जब कोई टेक्निकल बंदा आपके साथ खड़ा होता है तो वो सॉल्यूशंस देता है, और सॉल्यूशंस के साथ आपको गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि किस पैटर्न में आपने कम्युनिकेट करना है। सही हो गया। ई कॉमर्स का एक बूम चला हुआ है, तो उनको आप रिकमेंड करते हैं कि उनको जाना चाहिए ताकि उनको ये टर्म समझ में आ जाए, या सिर्फ उन्हीं के लिए जो इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? दोनों के लिए है ये कोर्स, या उनको, मतलब मेरा आसान सवाल ये कि वो जो ई कॉमर्स वाले उनको जाना चाहिए ताकि वो टर्म्स को समझना है, या उन लोगों के लिए कोर्सेज वगैरह नहीं है? ई कॉमर्स को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए फ़ायदा मिल जाएगा कि जितने लोग वहाँ पर इंस्टीट्यूट में बैठे हैं या जो आ रहे हैं वो बेसिक कोर्स तो दे रहे हैं, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन बेसिक से ज़्यादा दे रहे हैं। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है ई कॉमर्स वालों की, कि आपने एक प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट लेके फ्रेट फॉरवर्डर को दे देना है, फ्रेट फॉरवर्डर ने वो मूव कर देना है। जो फ्रेट फॉरवर्डर है आपको वो बेसिक चीज़ें बताएगा जो वो हैंडल कर रहा होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी इन्वेंट्री से भी रिलेटेड हो सकती है, आपकी पैकिंग से भी रिलेटेड हो सकती है, आपके कॉटन से भी रिलेटेड हो सकती है। समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि आपका जो कॉटन साइज़ है वो कम है
और आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ मतलब ज़्यादा है। आसान अल्फाजों में मैं बुक परचेज़ कर रहा हूँ, उस बुक परचेज़ को करने के बाद एक स्टैंडर्ड कॉटन साइज़ बनवा लेता हूँ कि ये स्टैंडर्ड साइज़ कॉटन होना चाहिए। अगर ये ऑड बन जाता है तो नंबर ऑफ़ कॉटन्स मेरे कम हो जाएंगे, सही, और मेरा कार्गो बढ़ जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो मुझे अपनी जो कैलकुलेशन करनी है वो किस हिसाब से करनी है, ये मैं लर्न कर सकता हूँ। कहाँ पर जो आपका एक इंस्टीट्यूशन है हमारा, यहाँ पर आके आप इस चीज़ को लर्न कर सकते कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि कैसे वेट को मेंशन करेंगे। एक मैं तकिया लेके जा रहा हूँ और एक मैं नाखून काटनी लेके जा रहा हूँ, दोनों का वेट को मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? वॉल्यूमेट्रिक वेट खिलाते हैं और डायमेंशन वेट खिलाते हैं, राइट? बिल्कुल ऐसे इसको आप अपने एक्सपीरियंस लेवल पे समझाने की कोशिश करें। अच्छा, बाय वॉल्यूम भी कार्गो होता है और बाय वेट भी होता है। अच्छा, बाय वॉल्यूम ये है कि आपका जो कार्गो है इसकी डायमेंशंस क्या हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, इसमें आपका स्पेस कितना ऑक्यूपाइड हो रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। अब आपने सेकंड चीज़ कही कि नेल कटर है आपका, नेल कटर की जो डायमेंशन है बहुत रेयर है, बहुत स्मॉल साइज़ है, वेट बहुत ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? वो इतना ज़्यादा है कि अगर आप रखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट का कि ये स्टील का बना हुआ है और वेट ज़्यादा लेगा, स्पेस कम लेगा। आपका वो जो पिलो है, पिलो की डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं, वेट कम है, लाइट वेट कार्गो है। तो इसमें हमें क्या कंसीडर कैसे करना चाहिए कि अगर जब हम कोई प्राइसिंग कर रहे हैं, अगर हम लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या कंसिडरेशन होगी? आपका क्या तजुर्बा कहता है कि हम किस वाली प्रोडक्ट में आसानी से जाना चाहिए, जिसका वॉल्यूमेट्रिक वेट हो उसमें चले जाएं या डायमेंशन वेट हो उसमें चले जाएं? देखें, जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं ना, वो एगरली चेंज हो जाती हैं। वो कैसे चेंज होती हैं कि जब आप ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो लेंथ विड्थ हाइट को तो आप देख ही रहे होते हैं, सही है, ठीक है। आपका एक स्पेस साइज़ होता है कि आपने इतना स्पेस ऑक्यूपाइड करना है, लेकिन आपके साथ एक चीज़ और भी होती है, वेट मेजरमेंट, VGM जिसे कहते हैं, कि आपने वेट कितना मूव किया है। अगर 10 टन्स का आपका एक कंटेनर था, आपने 12 टन्स उसमें वर्कलोड जो है वो डाल दिया है, तो एग्जैक्टली आप वेट को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे कि मैंने अपना हेवी वेट कार्गो, ओवर वेट कार्गो इस कार्गो में, इस कंटेनर में स्टफ़ करके और मूव कर दिया है, तो ये कार्गो अब आपका क्या हो जाएगा, ओवरवेट कार्गो हो जाएगा। मींस आपका जो वेट डायमेंशन वाली जो चीज़ हैं वो इस तरीके से वेरी की जाएंगी कि लेंथ विड्थ हाइट, वेट, लेंथ विड्थ हाइट जो भी आपका आता है आंसर, उसको आप वेट और लेंथ से वेरी कर लीजिए कि विच एवर इज़ हायर। मतलब अगर वेट आपका ज़्यादा है तो आप वेट को कंटिन्यू करोगे, और अगर आपकी डायमेंशन ज़्यादा हैं तो आप डायमेंशंस की तरफ चले जाओगे। अच्छा आदिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ी डिटेल में डिस्कशन की है। अगर किसी का कोई सवाल होगा तो वो कमेंट में मेंशन कर देगा। बहुत शुक्रिया सर, आपके पॉडकास्ट में आके बहुत अच्छा लगा। आई बिलीव कि इस तरह के हमें चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें तो हम अपने कस्टमर्स को कार्गो की अवेयरनेस और फ्रेट फॉरवर्डिंग की इम्पोर्टेंस ये ज़रूर उन तक कन्वे कर सकें, क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो एग्जैक्टली हमारे लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है, और अल्लाह ताला आपके पॉडकास्ट में मज़ीद इम्प्रूव करे और आपकी टीम को, आपके जो मामला हैं उसमें अल्लाह ताला बरकतें डालें, और पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल बनाए कि हम अपना रोल प्ले कर सकें। आई होप कि आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।